सबको लगता था कि वो बस एक एफ रैंक एडवेंचरर है, लेकिन किसे पता था कि उसे एक ऐसी गोल्डन सर्वेंट कार्ड मिलने वाली है जो एक एसएस रैंक गॉडेस को समन कर देगी और उसकी पूरी डेस्टिनी बदल जाएगी। काय एक यंग लड़का है जो गोल्ड और ग्लोरी कमाने के सपने लेकर एडवेंचरर बना था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। पूरे 2 साल तक रोज मेहनत करने के बावजूद वो अब भी डंजन के पहले फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पाया। हर दिन की तरह काय केव्स में जाता है और धीरे धीरे क्रीप करता हुआ आगे बढ़ता है, मगर स्वॉर्ड या नाइफ निकालने की जगह वो इंसेक्टिसाइड की बोतल निकालता है और स्लाइम पर 2-2 बॉटल स्प्रे कर देता है। कुछ ही सेकंड में स्लाइम पिघलकर खत्म हो जाता है। काय को अंदर से अजीब सी खुशी मिलती है, आखिर वो स्लाइम्स मारने में प्रो बन चुका है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उसका 999th स्लाइम किल था। 2 साल से एनपीसी की तरह डंजन ग्राइंड करते करते वो बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था, 1000 स्लाइम्स पूरा करने का। रिकॉर्ड पूरा करने के जोश में वो और अंदर बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक पिलर पर बैठे हुए गोल्डन स्लाइम पर पड़ती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, रेयर स्पॉन, और वो भी मेरे 1000th किल के लिए। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है ये नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो स्प्रे करता है, स्लाइम छलांग मारकर नीचे कूद जाता है। काय हार नहीं मानता। वो एक और ज्यादा पावरफुल पेस्टिसाइड गन निकालता है और सीधे फायर करता है। इस बार स्लाइम वहीं ढेर। काय खुशी से उछल पड़ता है। 1000 किल्स कंप्लीट। वो तुरंत अपने स्टैट्स खोलता है रैंक देखने के लिए, और वहीं उसका मूड खराब। लेवल वही का वही। गोल्डन स्लाइम मारने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। वो गहरी सांस लेता है। चलो, लूट तो मिलेगी। लेकिन मोनोकोर की जगह उसे एक छोटी सी गोल्डन कार्ड मिलती है जिस पर एक लड़की बनी होती है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर अचानक उसे याद आता है, सर्वेंट कार्ड, रेयर ऑफ द रेयर। स्टैट्स चेक करता है, ये वैल्करी क्लास की है और नाम लिखा है सिल्फ। वो मजाक में सोचता है कि इंस्टाग्राम पर सर्च कर ले, मगर ऑब्वियसली वहां कुछ नहीं मिलता। रिसर्च बाद में, पहले डंजन से बाहर निकलना बेटर है। वो एग्जिट की तरफ चलता है, तभी कुछ एडवेंचरर्स उसे क्रॉस करते हैं। शाइनी आर्मर, भारी वेपन्स। काय बस जेलस होकर देखता रह जाता है। रिसेप्शन पर जाकर स्लाइम कोर्स बेचता है। रिसेप्शनिस्ट हित्सा उसे हर कोर के 500 येन देती है, कुल 1500 येन। काय का चेहरा उतर जाता है, मगर पैसे लेकर बाहर बढ़ता है। फिर अचानक रुकता है। वो हित्सा से पूछता है, अगर किसी के पास डिवाइन क्लास सर्वेंट कार्ड हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हित्सा सोचती है, फिर कैजुअली बोलती है, कलेक्टिबल होगी, इजीली 1 अरब येन से ऊपर। काय अंदर से हिल जाता है, मगर फेस बिल्कुल नॉर्मल रखता है और क्वाइटली लॉकर रूम की तरफ चला जाता है। क्लोथ्स बदलता है और बाहर निकलता है। तब रिवील होता है कि ये डंजन एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क का हिस्सा है, जहां लोग मेंबरशिप लेकर अंदर जाते हैं ट्रेजर हंट करने। बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे होते हैं, एक्सप्लोरर बनने के सपने देख रहे होते हैं। लेकिन काय पूरी तरह कार्ड के बारे में सोचने में खोया हुआ। ट्रेन का इंतजार करते वक्त उसे अपने 2 दोस्त मिल जाते हैं, शिंजी और हयातो। तीनों साथ ट्रेन में चढ़ते हैं। काय बताता है कि वो अब भी लेवल 3 पर अटका है और पूछता है कि वो लोग डंजन क्यों नहीं जाते। हयातो बताता है कि 2 साल पहले जब वो लोग गए थे तो 2nd फ्लोर पर गॉब्लिन मिल गया था। उन्होंने सोचा था इजी होगा, मगर गॉब्लिन ने अकेले ही तीनों को पीट दिया। उस दिन के बाद से शिंजी और हयातो ने डिसाइड कर लिया डंजन उनके लिए नहीं है। अब वो पासेस से बाकी अट्रैक्शंस एंजॉय करते हैं। रात को काय घर लौटता है, फैमिली के साथ डिनर करता है, बात लेता है और सो जाता है। सुबह उठते ही वही सवाल, बेच दूं या नहीं? 1 अरब येन, बेस्ट आर्मर, अनलिमिटेड गेम्स। तभी दोस्त कत्सु आकर पूछता है कि कल रात कहां था? काय झूठ बोल देता है, पार्टी में था। लेकिन तभी शिंजी और हयातो सामने आ जाते हैं। काय घबराकर उन्हें साइड में खींच लेता है और बोलता है कि कत्सु को डंजन वाली बात मत बताना। दोनों मान जाते हैं। लेकिन जब कत्सु पूछता है कि पार्टी में क्या किया, एक बोल देता है बोलिंग, दूसरा बोल देता है क्रैक, तीसरा बोल देता है हुकर्स। काय का चेहरा उड़ जाता है। कत्सु समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पूछता है कि क्या फिर डंजन गया था? काय समहाउ बच निकलता है। स्कूल में वो दोस्तों से पूछता है, अगर सर्वेंट कार्ड मिले तो क्या करोगे? सब एक साथ बेच देंगे। बाहर समन भी नहीं कर सकते, वर्थ बहुत है। काय सोच में पड़ता है, मगर उसी दिन डंजन जाते वक्त डिसाइड करता है नहीं बेचूंगा। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनना चाहता है। कैमरा से छुपकर वो कार्ड निकालता है और बोलता है, सिल्फी, वैल्करी, मेरी सर्वेंट बनो। कार्ड चमक उठती है, तेज रोशनी फैलती है, एक ह्यूज विंग्ड वुमन बनती है और काय को पकड़कर गायब हो जाती है। अगले पल काय पीछे मुड़ता है। उसके बगल में आर्मर पहने एक छोटी सी लड़की खड़ी है। वो पूछता है, कौन हो तुम? कोई बच्चा लॉस्ट हो गया क्या? लड़की जवाब देती है, मैं वैल्करी सिल्फी हूं, अब से आपकी सर्वेंट। काय वहीं गिर जाता है। उसके सारे ड्रीम्स टूट जाते हैं। काश कार्ड भेजती होती। फिर खुद को संभालता है और बोलता है, चलो स्लाइम हंट करते हैं। सिल्फी बोलती है कि वो नियर बाय महसूस कर सकती है। काय उसे लीड करने देता है और वो स्ट्रेट स्लाइम की तरफ बढ़ जाती है। काय चौंकता है, तुम उसे मार सकती हो? सिल्फी नॉड करती है और आगे निकल जाती है।
काई को ऑनेस्टली उस छोटी सी लड़की से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही सिल्फी ने लाइटनिंग अटैक कॉन्जर किया, पूरा केव गूंज उठा। एक पल के लिए काई को लगा कि कहीं पूरी गुफा ही कोलैप्स न हो जाए। वो उसके पास जाता और पूछता है कि क्या वो ठीक है, मगर सिल्फी ब्लश करने लगती है और बोलती है कि उसे भूख लगी है, कुछ खाने का मन है। काई तुरंत याद करता है कि सर्वेंट्स मोनोकोर्स खाते हैं, तो वो स्लाइम का मोनोकोर उसे खिला देता है। सिल्फी उसे थैंक्स बोलती है और कैजुअली जोड़ देती है कि पास में और भी स्लाइम्स हैं। काई पूछता है कि क्या उसकी ताकत वापस आ गई है। सिल्फी सिर हिलाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन काई उसे रोक लेता है और पूछता है, क्या तुम सिर्फ स्लाइम्स ही डिटेक्ट कर सकती हो? सिल्फी तुरंत बोलती है कि नहीं, वो हर तरह के मॉन्स्टर्स को महसूस कर सकती है। बस हर लड़ाई के बाद उसे भूख लगती है और मोनोकोर खाना पड़ता है। काई दिमाग में हिसाब लगाता है और रियलाइज करता है कि अगर सिल्फी ही सब मार देगी तो उन्हें कमरी कुछ नहीं होगी। तो वो एक प्लान बनाता है। वो सिल्फी से कहता है कि बस स्लाइम्स ट्रैक करे और वो खुद स्प्रे बॉटल से उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। सिल्फी खुशी खुशी एग्री कर जाती है। ये तरीका एक्चुअली परफेक्ट निकलता है। स्लाइम्स ढूंढना ही सबसे बड़ा काम था और अब काई सी ब्रिगेड्स तक जाकर चीप इंसेक्टिसाइड से उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता था। काफी स्लाइम्स मारने के बाद अचानक उसे लेवल अप का ग्लो दिखता है, लेवल 4, और साथ में एक नया पैसिव स्किल, स्लाइम स्लेयर। स्लाइम्स के खिलाफ स्टैट्स में 50% बूस्ट। काई थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, मगर सिल्फी उसका मूड ठीक करती है। बोलती है कि स्किल मिलना अपने आप में अचीवमेंट है। काई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, थैंक्स कहता है और बोलता है कि अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। सिल्फी पूछती है कि क्या वो उसे फिर जल्दी समन करेगा। काई प्रॉमिस करता है कि जितनी जल्दी हो सके बुलाएगा और उसे सर्वेंट कार्ड में वापस भेज देता है। वो रिसेप्शन पर जाकर मोनोकोर्स बेचता है। हित्सू शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि उसने आज का स्लाइम एक्सटर्मिनेशन रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। काई कैजुअली बोल देता है कि बस किस्मत अच्छी थी और अपना 1,50,000 येन लेकर बाहर निकल जाता है। उस रात वो सोचता है कि अब सेकंड फ्लोर ट्राई करना चाहिए। हाँ, गॉब्लिन्स डरावने हैं, लेकिन सिल्फी इतनी स्ट्रांग है कि शायद वो उनके साथ उन्हें हरा सकता है। उसी रात उसे चाइल्डहुड का सपना आता है। वो टीवी के सामने बैठा है कत्सू के साथ और रिपोर्टर कत्सू के डैड का इंटरव्यू ले रहा है, जो फेमस एडवेंचरर थे। वो सीन काई के दिल में आग लगा देता है। वहीं से उसने डिसाइड किया था कि वो भी एडवेंचरर बनेगा। अगली सुबह काई नई कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ उठता है। वो सिल्फी के साथ सेकंड फ्लोर की तरफ निकलता है, साथ में नया स्वॉर्ड और शील्ड जो उसने पैसे से खरीदे थे। उसने मन बना लिया था, एक एक करके सारे डंजन्स क्लियर करेगा और दुनिया का सबसे फेमस एडवेंचरर बनेगा। वे केव में घुसते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, तभी सिल्फी रुक जाती है। वो काई से पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेल दिख रहा है और बुरी तरह कांप रहा है। काई अंदर से डरा हुआ है, मगर झूठ बोल देता है कि बस एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही सिल्फी बोलती है कि पास में गॉब्लिन है, काई इंस्टेंटली घूमकर भागने लगता है। सिल्फी कंफ्यूज हो जाती है, क्या कर रहे हो? काई फिर झूठ बोलता है कि उसे घर पर अर्जेंट काम याद आ गया है। तभी उसे टीवी वाला इंटरव्यू याद आता है, कत्सू का डैड, और वो रुक जाता है। वो लकड़ी की तलवार पकाता है और सिल्फी से बोलता है कि रास्ता दिखाओ। जल्दी उन्हें एक गॉब्लिन मिलता है जो बड़े से पत्थर के पीछे सो रहा होता है। काई इतना डरा होता है कि कुछ नहीं कर पाता, तो सिल्फी से कहता है कि क्या वो उसे मार सकती है। सिल्फी स्पेल चैंट करने ही वाली होती है कि गॉब्लिन जाग जाता है, लेकिन तभी काई बीच में कूद पड़ता है और बोलता है कि उसने मन बदल लिया है, बस सिल्फी बैकअप में रहे। वो गॉब्लिन की तरफ रश करता है, मगर तलवार खाली हवा में जाती है। गॉब्लिन पलटकर अटैक करता है और काई को गिराने की कोशिश करता है, मगर काई आखिरी पल में शील्ड से रोक लेता है। दोनों थोड़ी देर स्ट्रगल करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे पीछे धकेल देता है और गॉब्लिन गिर पड़ता है। काई मौका देखकर तलवार लेकर दौड़ता है, लेकिन गॉब्लिन फिर ब्लॉक कर देता है, तलवार छीन लेता है और उस पर कूद पड़ता है। काई पीछे गिरता है, अब बिल्कुल डिफेंसलेस। तभी उसे स्प्रेज याद आते हैं। वो झट से निकालकर गॉब्लिन की आंखों में स्प्रे कर देता है। गॉब्लिन अंधा हो जाता है। काई तलवार उठाकर हमला करने जाता है, मगर पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ता है और एक्सीडेंटली गॉब्लिन के चेस्ट में तलवार घुस जाती है। मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। सिल्फी बहुत खुश होती है और काई को कांग्रेचुलेट करती है। काई मैना क्रिस्टल उठाता है, बस इस बात से खुश कि वो जिंदा है। फिर गोल्डन ग्लो, लेवल अप अगेन। वो स्टैट्स देखता है, नया स्किल मिलता है। काई फिर हाफ हैप्पी हाफ अनॉयड, मगर सोचता है स्किल तो स्किल है। वे अंदर बढ़ते हैं। एक और गॉब्लिन अटैक करता है। सिल्फी बैरियर बना लेती है और काई परफेक्ट टाइमिंग से तलवार चला देता है। तीसरे गॉब्लिन को वो फिर स्प्रे से ब्लाइंड करके मार देता है। सिल्फी उसे अगले दुश्मन तक खींच लेती है। काई सिर पर वार करके चौथे गॉब्लिन को भी गिरा देता है। लेवल 6। चलते चलते काई पूछता है कि क्या सिल्फी को डंजन्स के बारे में कुछ पता है। वो सिर हिलाती है, उसे कुछ नहीं पता, बस इतना कि उसका काम अपने मास्टर की मदद करना है। आखिरी गॉब्लिन अटैक करता है। सिल्फी लाइटनिंग से उसे खत्म कर देती है। काई उसे मैना कोर खिला देता है और बाहर निकलते हैं। रिसेप्शन पर क्रिस्टल्स देता है, फिर वही झूठ, बस लक था। घर पहुंचते ही शरीर इतना झुकता है कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। सुबह कत्सू के साथ स्कूल जाते वक्त वो समझ जाता है कि काई डंजन गया था। काई फिर झूठ बोलता है कि जिम में वर्कआउट किया था। क्लासरूम पहुंचकर वो शिंजी और हयातो को बता देता है कि वो सेकंड फ्लोर गया था और 4 गॉब्लिन मार चुका है। उन दोनों को ये सुनकर झटका लग जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि काई सच बोल रहा है, लेकिन काई प्रॉमिस करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और कैजुअली जोड़ देता है कि आज वो और भी डीपर जाने वाला है। स्कूल के बाद वो फिर डंजन की तरफ निकलता है, सिल्फी को गाइड करते हुए, और केव के दूर दराज हिस्सों में एक्सप्लोर करने लगता है। वहां दोनों फिर गॉब्लिन से भिड़ते हैं। इस बार टीम वर्क इतना स्मूथ होता है कि देखने लायक। सिल्फी अटैक्स ब्लॉक करती है और काई फिनिशिंग ब्लो देता है, और जब कभी काई ज्यादा थक जाता, सिल्फी सीधे लाइटनिंग मैजिक से मॉन्स्टर को खत्म कर देती।
उस एक्सपेडिशन के बाद काय रात में लकड़ी की तरह सो जाता है। अगले दिन वो अपना हथियार अपग्रेड करके मेटल रॉड ले लेता है, जो गॉब्लिन्स पर कहीं ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन एग्जॉस्शन इतना था कि वो क्लासरूम में भी झपकी लेने लगता है। फिर भी उसका जुनून कम नहीं होता। हर दिन बिना रुके डंजन जाता, गॉब्लिन्स मारता किसी भी तरीके से, और आखिरकार लेवल 10। उसके लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इस बार उसे मिलता है एक स्पेशल स्किल, डिवाइन लव। ये स्किल हर लेवल पर उसके स्टैट ग्रोथ को बूस्ट करता था, और बूस्ट डिपेंड करता था इस बात पर कि कोई डिवाइन गॉडेस उसे कितना प्यार और केयर दिखा रही है। काय तुरंत डिसाइड करता है कि सिल्फी से बोलेगा कि वो उसके साथ एडवेंचर करके कितना खुश है। बेचारी सिल्फी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये आदमी कितना डेंजरस लेवल मैनिपुलेटर बन सकता है। वो खुश खुश उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसे भी उसके साथ काम करना बहुत पसंद है। इसके बाद अगला मॉन्स्टर जो उन्हें मिलता है वो होता है एक ग्लोइंग स्केलेटन। दोनों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। काय उसे अलर्ट रहने को बोलता है और सिल्फी तुरंत मैजिक बैरियर डिप्लॉय कर देती है। स्केलेटन दौड़ता हुआ बैरियर से टकराता है और तोड़ने की कोशिश करने लगता है। काय हमला करता है, लेकिन उसका वेपन बेकार साबित होता है। रेयर स्पॉन के सामने कुछ नहीं चलता, तो वो सिल्फी से बोलता है। सिल्फी चैंट करती है और लाइटनिंग बोल्ट छोड़ती है। स्केलेटन इंस्टेंट गिर जाता है। इस बार जो मोनोकॉर गिरता है वो ब्राइट रेड होता है। काय सोचता है शायद रेयर होगा, लेकिन फिर भी सिल्फी को खिला देता है। सिल्फी बोलती है कि ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा टेस्टी था। उस दिन बाद में जब वो लूट लेकर हित्सू के पास जाता है तो उससे ग्लोइंग स्केलेटन वाले मोनोकॉर के बारे में पूछता है। हित्सू बोलती है कि वो काफी रेयर ड्रॉप है और आराम से 2 मिलियन येन तक बिक सकता है। काय ऑलमोस्ट टूट जाता है। उसकी सिल्फी लिटरली उसकी करोड़ों की कमाई खा चुकी थी। हित्सू उसे तसल्ली देती है, अगर एक बार मिला है तो फिर मिलने के चांसेस अच्छे हैं। उस रात काय खोए हुए पैसों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि लेवल्स तो बड़े हैं। अब वो सोचने लगता है क्या थर्ड फ्लोर ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसे पता है कि थर्ड फ्लोर पर एनिमीज ग्रुप्स में आते हैं और काफी डेंजरस होते हैं। इसलिए अगली सुबह वो सिल्फी से कहता है कि कुछ समय तक वो बस देखे, लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। सिल्फी डर जाती है, सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत किया और माफी मांगने लगती है। लेकिन काय एक्सप्लेन करता है वो थर्ड फ्लोर जाना चाहता है, मगर डरता है कि वो सिल्फी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगेगा, इसलिए पहले खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है। सिल्फी ये सुनकर रिलीव्ड हो जाती है और उसे गुड लक बोलती है। तभी अचानक एक गॉब्लिन चट्टान के पीछे से निकल आता है। काय कॉन्फिडेंस के साथ सिल्फी से कहता है कि पीछे से देखती रहो, लेकिन प्लान बैकफायर हो जाता है। गॉब्लिन उसे बुरी तरह घायल कर देता है। काय को हित्सू से पोशंस खरीदनी पड़ती हैं और उसके सारे पैसे उड़ जाते हैं। उस रात वो सोचता है कि उसे ढेर सारे माना कोर्स चाहिए, सिल्फी के लिए भी और बेहतर इक्विपमेंट के लिए भी। तो वो फिर से स्क्वायर 1 पर लौटने का फैसला करता है। फर्स्ट फ्लोर स्लाइम्स। दिनों तक अकेले ग्राइंड करता है, स्किल्स, लेवल्स, माना कोर्स सब जमा करता है। कई दिन बाद जाकर उसे लगता है कि अब थर्ड फ्लोर के लिए रेडी है, लेकिन निकलने से पहले सिल्फी बोलती है कि उसे किसी अलग तरह के स्लाइम का एहसास हो रहा है। काय देखता है और सच में सिल्वर स्लाइम। काय तुरंत स्प्रे गन लेकर दौड़ता है, लेकिन स्लाइम बहुत फास्ट निकलता है। सिल्फी पहले से रेडी रहती है, लाइटनिंग मारती है और स्लाइम गिर जाता है। लेकिन सरप्राइज ये होता है कि उससे एक और सर्वेंट कार्ड गिरती है। काय शॉक्ड रह जाता है। कार्ड उठाकर देखता है, डीमन रैंक, सर्वेंट का नाम लूज। काय सिल्फी की तरफ देखता है, वो विजिबली अपसेट लग रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि डीमंस और गॉडेसेस शायद अच्छे से नहीं निभाते। फिर भी वो सिल्फी से पूछे बिना ही कार्ड एक्टिवेट कर देता है। एक मैसिव रेड फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है। उसमें से एक ह्यूज डीमन लेडी निकलती है और इथेरियल फॉर्म में सीधे काय के आर पार उड़ जाती है। काय नीचे देखता है और फिर एक और लोली, इस बार बैट विंग्स और हॉर्न्स। काय सोचता है अब तो पार्टी अनस्टॉपेबल हो गई, गॉडेस और डीमन दोनों साथ। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, डीमन विस्कॉन्ट लूक, और पूछती है कि क्या उसी ने उसे बुलाया है। काय पूछता है कि क्या वो ग्रोन वुमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लूक मना कर देती है। काय घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि उसे डीमन मम्मी चाहिए थी। फिर भी उठता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लूक उसे देखते ही ट्रैश टॉक शुरू कर देती है कि वो वीक और अनरिलायबल लग रहा है। काय कंप्लीटली शॉक्ड। सिल्फी उसके पीछे छिप जाती है और धीमी आवाज में लूक से बोलती है कि मास्टर से ऐसे बात मत करो। लूक हंसकर कहती है कि डीमंस की जबान शार्प होती है, सीरियसली मत लो। सिल्फी को थोड़ा अच्छा लगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। लूक उसे ऊपर नीचे देखती है और तुरंत पहचान लेती है, गॉडेस क्लास सर्वेंट। फिर वो काय की तरफ मुड़ती है और खाना मांगती है। काय बोलता है कि उसने अभी कुछ किया भी नहीं, फिर भूख कैसे। तभी सिल्फी स्लाइम डिटेक्ट करती है। तीनों चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगते हैं, लेकिन लूक इतनी कॉशियस नहीं होती। वो सीधा बाहर निकलती है और अपने हाथ में एक ट्राइडेंट समन कर लेती है। लूक आगे बढ़ती है और अपने हाथ में बनाती है एक ब्लेजिंग फायरबॉल और उसे सीधा स्लाइम पे फेंक देती है। बूम! एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और सिल और काय दोनों बस देखते रह जाते हैं, आईज वाइड ओपन। काय आगे जाके उसे मैना क्रिस्टल देता है, लेकिन लूक तुरंत दूसरा मांग लेती है। काय बोलता है कि उसके पास और नहीं है, तो लूक चिढ़ जाती है और बोलती है कि उसे चीप लोग बिल्कुल पसंद नहीं। काय उसे कहता है कि एक और स्किल दिखाओ और प्रॉमिस करता है कि उसके बदले एक मैना क्रिस्टल देगा। लूक साय करती है। तभी एक गॉब्लिन उसकी तरफ भागता हुआ आता है। वो बिना रुके डीके मैजिक इस्तेमाल करती है।
गॉब्लिन वहीं का वहीं सड़ने लगता है और सिकनिंग प्लॉप के साथ जमीन पे गिर जाता है। सिल और काई दोनों का पेट खराब हो जाता है वो देखकर। काई उसे एक और क्रिस्टल देता है और लूक खुश होकर और भी डीप जाना चाहती है, ज्यादा मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए। काई उसे रोकता और पूछता है कि क्या उसे इन डंजन्स के बारे में कुछ पता है। लूक बोलती है इस वर्ल्ड के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। काई समझाता है कि 3rd लेवल पे मॉन्स्टर्स ग्रुप्स में अटैक करते हैं और उसके लिए बेटर इक्विपमेंट चाहिए। लूक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आगे जाना चाहती है, लेकिन काई बोल देता है कि 3rd फ्लोर वो कल ट्राई करेंगे। लूक को इंतजार पसंद नहीं आता, लेकिन किसी तरह काई और सिल उसे कन्विंस कर लेते हैं और वो आज आगे नहीं जाती। अगली सुबह तीनों 3rd फ्लोर में एंटर करते हैं। काई के लिए ये जगह काफी डरावनी है, लेकिन उसे अपने सर्वेंट्स की पावर पे भरोसा है। उसने नया इक्विपमेंट भी खरीदा होता है, जैसे क्रॉसबो। सिल बोलती कि वो कूल लग रहा है। काई प्राउडली कहता है कि वो काफी एक्सपेंसिव था। अचानक एक ग्राउल सुनाई देता है और कॉर्नर से 2 हेल हाउंड्स निकलते हैं। काई कवर से निकलकर पहला शॉट लेता है, लेकिन बोल्ट मिस हो जाता है। हेल हाउंड्स पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। काई रीलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सिल तुरंत बैरियर बनाती है और अटैक ब्लॉक कर देती है। लूक कवर से निकलती है, फ्लेमिंग ट्राइडेंट हाथ में, और फायर ब्लास्ट छोड़ देती है। हेल हाउंड्स नेचुरली उड़ जाते हैं। काई उसे मैना क्रिस्टल देता है। लूक फिर से दूसरा मांगती है। काई कहता है कि वेट करो, वो सारे क्रिस्टल्स उसे नहीं दे सकता। फिर तीनों डीपर वेंचर करते हैं। थोड़ी देर में डिमोनिक बोर्ड्स पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागते हैं। लूक यूजुअल की तरह रेडी रहती है और ट्राइडेंट घुमाते ही ज्यादातर बोर्ड्स उड़ जाते हैं, लेकिन एक बोर बच जाता है। आग से निकलकर सीधा काई की तरफ चार्ज करता है। लूक फिर अटैक करने लगती है, लेकिन काई बोलता है कि वो खुद हैंडल करेगा। वो एम लेता है। इस बार बोल्ट सही जगह लगता है, बोर की एक आंख में, लेकिन इतना काफी नहीं होता। बोर और ज्यादा फ्यूरियस होकर काई पर टूट पड़ता है। काई रिलोड करने लगता है और फिसलकर गिर जाता है। बोर उस पर झपटने ही वाला होता है, तभी वो आखिरी शॉट मार देता है, सीधा सिर में। बोर वहीं ढेर, काई से बस इंचेस दूर। सिल उसे प्रेज करती है, फर्स्ट किल ऑन दिस फ्लोर, और बताती है कि वो लेवल 11 हो गया है। लूक उसका मजाक उड़ाती गिरने के लिए और फिर मैना क्रिस्टल मांग लेती है। उस दिन डंजन से निकलते वक्त काई कुछ लड़कियों की बात सुन लेता है कि वो पार्टी बनाकर लेवल 6 तक पहुंच गई, सोलो जाने की बजाय। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन स्कूल में वो सोचता रहता है कि शायद पार्टी में जाने से वो भी तेज ग्रो करेगा। उस दिन वो फिर डंजन जाता है। लूक फुल स्विंग में रहती है, फायर ब्लास्ट से जो भी सामने आए उड़ा देती है। इस बार सिल भी लाइटनिंग से डिमोनिक बोर्ड्स को स्टन कर देती है। लूक किसी को आउटशाइन नहीं करने देना चाहती, तो वो तुरंत डी के स्पेल से 2 रैट मॉन्स्टर्स खत्म कर देती है। सिल और काई फिर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन मैना क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और लूक हमेशा की तरह और खाना मांग लेती है। वो और मॉन्स्टर्स मारते हैं और मैना कोर्स इकट्ठे करते जाते हैं, लेकिन काई नोटिस करता है कि सिल कुछ ऑफ लग रही है। वो पूछता है सब ठीक है। सिल तुरंत टॉपिक बदल देती है, बोलती कि उसने और हेल हाउंड्स देखे हैं। उस शाम घर पर काई सोचता रहता है कि कहीं सिल उसे अवॉइड तो नहीं कर रही। फिर उसके दिमाग में एक डरावना थॉट आता है। सिल गॉडेस है, लूक डीमन है। अगर दोनों क्लैश कर गईं और डिवाइन पावर्स इस्तेमाल कर ली तो क्या होगा? ये सोचकर उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त कात्सु उससे मिलती है और पूछती है कि क्या उसे नींद आई थी। वो बोलती है अगर किसी बात की टेंशन है तो शायद वो हेल्प कर सके। ये सुनकर काई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्तों को स्केपगोट बनाकर स्टोरी बना देता है। वो कहता है कि शिंजी की 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, एक स्वीट है और दूसरी थोड़ी हार्श, और दोनों आपस में नहीं बनाती। कात्सु कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है क्या उन लड़कियों ने खुद बोला है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती? अगर नहीं तो सीधे पूछ लो। काई डिसाइड करता है कि आज वो यही करेगा। वो डंजन में सिर्फ सिल को समन करता है। सिल इधर उधर देखती है और पूछती है लूक कहाँ है? काई बोलता है कि उसने उसे नहीं बुलाया क्योंकि वो उससे 1-on-1 बात करना चाहता है। सिल थोड़ा फ्लस्टर हो जाती है और पूछती है क्या बात है? काई सीधे मुद्दे पर आता है, क्या उसे लूक पसंद नहीं? सिल सरप्राइजिंगली बोलती है कि ऐसा नहीं है। शुरू में वो उसे इंटिमिडेटिंग लगी थी, लेकिन जब लूक ने कहा कि उसकी बातें सीरियसली मत लेना तो वो उससे दोस्त बन गई और अब उसे वो सच में पसंद है। काई उसके करीब आकर पूछता है तो फिर कुछ परेशान कर रहा है क्या? सिल सिर हिला देती है, लेकिन काई जोर देता है और बोलता है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर सिल थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कन्फेस करती है कि हाल में वो लूक से ज्यादा अच्छे से बात करता है, उसे एक्स्ट्रा मोनोकोर्स देता है, उससे ज्यादा बातें करता है। पहले वो उससे बहुत बात करता था, लेकिन अब ज्यादातर लूक से करता है और उसे बुरा लगता है। काई को तुरंत एहसास हो जाता है कि गलती उसी से हुई है और वो सिल से प्रॉमिस करता है कि आगे से दोनों को बराबर ट्रीट करेगा, उससे ज्यादा बात करेगा और इग्नोर नहीं करेगा। थोड़ी ही देर में वो अपनी बात साबित भी कर देता है। वो ल्यूक और सिल दोनों को डबल मोनोकोर्स देता है और साथ ही सिल की तारीफ करता है कि उसकी क्विक थिंकिंग ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी ल्यूक बोल पड़ती है, अरे मेरी ऐसे तारीफ क्यों नहीं की? तो काई तुरंत उसे भी प्रेज करता है उसके पावरफुल स्पेल के लिए जिससे उसने मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया था। थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ते हैं और सिल कुछ और हेल मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। उससे उसका लेवल अप हो जाता है। ल्यूक और काई दोनों उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और काई डिसाइड करता है कि उसकी न्यू स्ट्रेंथ टेस्ट करनी चाहिए। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें दूर 3 हेलहाउंड्स दिखते हैं।
सिल बिना रुके आगे बढ़ती है और लाइटनिंग स्पेल चला देती है। तीनों के तीनों वहीं ढेर। लेकिन सेलिब्रेशन के बीच काई कुछ महसूस करता है और सिल से चिल्लाकर कहता है, शील्ड अप। धूल के गुबार से अचानक एक मॉन्स्टर बोर निकलता है और शील्ड पर हमला करने लगता है। लेकिन लेवल 2 शील्ड उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग साबित होती है। ल्यूक ट्राइडेंट निकालती है फिनिश करने के लिए, पर काई उसे रोकता है और खुद निशाना लगाता है। बैंग, सीधा सिर में। बोर वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो सिल को मोनोकोर्स देता है, लेकिन अब उसकी एपेटाइट बढ़ चुकी होती है, इतनी कि काई बैरली कुछ कोर्स बेच ही पाता है। वो डिसाइड करता है कि वापस लेवल 1 डंजन जाकर स्प्रे से कोर्स फार्म करेगा। जब वो हिस्सा को बेचने आता है तो वो हैरान रह जाती है। वो बताती है कि उसके हिसाब से अब वो लेवल 4 डंजन तक जा सकता है। ये सुनकर काई खुद शॉक हो जाता है। उस रात वो नेट पर बेटर इक्विपमेंट सर्च करता है, लेकिन सब कुछ उसकी बजट से बाहर होता है। तो वो डिसाइड करता है कि अगले दिन फिर डंजन ग्राइंड करेगा। लेवल 1 केव्स में चलते वक्त अचानक उसे एक रेयर स्लाइम दिखता है। वो दोनों लोलीज से चिल्लाकर कहता है, भागने मत देना। ल्यूक और सिल दोनों उसे घेर लेती हैं और एक साथ स्पेल चलाती हैं। स्लाइम लिटरली वैनिश हो जाता है। इस बार स्लाइम से एक मैजिक क्रिस्टल गिरता है। काई खुशी खुशी उसे उठाता है और वहीं इस्तेमाल करता है। जमीन पर फेंकते ही उसको नया मैजिकल स्किल मिलता है, वाटर स्ट्राइक। वो तुरंत इसे लेवल 3 डंजन में टेस्ट करने जाता है, जहां उसे हाउंड्स का एक ग्रुप मिलता है। काई सिल से बैरियर बनाने को कहता है और ल्यूक को रेडी रहने बोलता है, अगर मॉन्स्टर बच गया तो। हाउंड उन्हें देखते ही चार्ज करता है। काई डटकर खड़ा रहता है और वाटर ब्लास्ट फेंकता है, लेकिन शॉकिंगली पानी उसे स्क्रैच तक नहीं करता। हाउंड पानी झाड़कर फिर से दौड़ पड़ता है। थैंकफुली ल्यूक फायर मैजिक से उसे खत्म कर देती है। सिल काई को चीयर अप करती है कि मैजिक यूज करना ही बड़ी बात है, लेकिन काई खुश नहीं होता और घर लौटकर सोचने लगता है कि इस स्किल को बेहतर कैसे इस्तेमाल करें। अगले दिन वो फिर डंजन जाता है, सिर्फ वाटर बॉल प्रैक्टिस करने। पहली बार वो दीवार पर स्लो पानी मारता है, बस दीवार गीली होती है। एक बार स्पेल डालने में ही वो थक जाता है, फिर भी प्रैक्टिस जारी रखता है। दूसरी बार वो पूरी ताकत से वाटर बॉल शूट करता है। वो और सिल खुश हो जाते हैं, लेकिन ल्यूक अनइम्प्रेस्ड रहती है। 2 स्पेल्स में ही काई की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। घर जाकर वो सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता है। नींद में उसे बचपन का सपना आता है, जहां वो टीवी पर कत्सू के डैड को देख रहा होता है और वही उसे एडवेंचरर बनने का सपना दिखाता है। ड्रीम से मोटिवेट होकर अगले दिन फिर डंजन जाता है और वाटर बॉल ट्रेनिंग शुरू कर देता है। आज वो नोटिसेबली तेज होता है। वो लगातार दीवारों पर वाटर बॉल्स फेंकता है जब तक पूरी तरह एग्जॉस्ट न हो जाए। थोड़ा रेस्ट लेकर फिर शुरू करता है। इस बार वो शेप मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और पानी को क्यूब बना देता है। सक्सेस देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और अलग अलग शेप्स ट्राई करता रहता है, लेकिन जल्दी ही थककर पीठ के बल गिर जाता है। बाहर निकलते वक्त ध्यान भटक जाता है और वो एक एडवेंचरर से टकरा जाता है। वो तुरंत उठकर माफी मांगता है। वो मैच्योर मम्मी टाइप एडवेंचरर उसे देखकर वरी करती है। उसके टीममेट्स कहते हैं कि ऐसे मेहनती लोग रेयर होते हैं और वो डंजन में अंदर चले जाते हैं। स्कूल में काई फिर से क्लास में सो जाता है। टीचर जगाता है और वो जोर से बोल देता है, आज ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दूंगा। पूरी क्लास हंसने लगती है। ब्रेक में दोस्त पूछते हैं वो क्या बोल रहा था। काई कहता है कि वो डंजन के लिए जरूरी स्किल प्रैक्टिस कर रहा है। तभी कत्सू आ जाती है और पूछती है क्या वो डंजन ट्रेनिंग की बात कर रहा था। काई तुरंत पलट देता है, नहीं, डांस प्रैक्टिस। कत्सू राहत की सांस लेती है और कहती है, ज्यादा मत थकाना खुद को। एक दिन डांस दिखाने को भी बोलती है और चली जाती है। अगले दिन काई फिर डंजन जाता है और वाटर बॉल को रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल करता है। वो गॉब्लिन पर शूट करता है, लेकिन पानी बर्स्ट नहीं होता बल्कि शेप बनाए रखता है और गॉब्लिन की ब्रीदिंग होल्स ब्लॉक कर देता है। गॉब्लिन घुट कर मर जाता है। सिल और ल्यूक दोनों उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन काई नोटिस करता है अब उसे 3rd फ्लोर मॉन्स्टर्स से एक्सपी नहीं मिल रही। मतलब अब 4th फ्लोर जाने का टाइम आ गया है। काई सोचता है अगर 4th फ्लोर जाना है तो प्रॉपर इक्विपमेंट जरूरी है और वो डिसाइड करता है अब वो चीज खरीदेगा जो लंबे टाइम से उसकी विश लिस्ट में थी। अगले दिन काई एक टाइट सा बॉडी सूट पहनकर आता है। सिल मुस्कुराकर कहती है कि उस पर ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ल्यूक तुरंत उसकी सारी प्राइड तोड़ देती है। लग रहा है बिल्कुल लेम। काई थोड़ा चिढ़कर समझाता है कि ये सूट सस्ता नहीं है बल्कि हाई एंड है। कार्बन नैनो ट्यूब्स से बना हुआ है जो ज्यादातर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, फिर भी पतला और लाइट वेट रहता है। वो बताता है कि इसमें एरोज और बाकी पियर्सिंग अटैक्स के खिलाफ भी एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है। इतना ही नहीं, उसके पास एक मैजिक आउटपुट एम्पलीफाइंग ब्रेसलेट भी है जिससे उसकी वीक स्पेल्स भी थोड़ा स्ट्रांग बन जाएंगे। हालांकि उसने अभी तक इसे प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मौका ही नहीं मिला। काई फिर बाकी खरीदी हुई चीजें दिखाने लगता है जैसे पोशन वगैरह, लेकिन ल्यूक ऊब जाती है और सिल को खींचकर ले जाती है क्योंकि उसे काई की लंबी एक्सप्लेनेशन से बोर हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं। सिल अचानक रुक जाती है और बोलती है कि उसे सामने से कोई बहुत बड़ा और क्रीपी मॉन्स्टर फील हो रहा है। काई मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया खोलने ही वाला होता है कि तभी सामने से एक जायंट कॉकरोच निकल आता है। दोनों लड़कियां चीख पड़ती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं।
घबराकर वो लगातार मैजिक स्पेल्स फेंकने लगती हैं और डंजन में इधर उधर भागने लगती हैं। काई भी पीछे पीछे दौड़ पड़ता है क्योंकि उसे अकेला छूटने का डर लग रहा होता है। कुछ देर बाद सिल और ल्यूक थक कर रुक जाती हैं और जैसे ही काई उनके पास दौड़ता हुआ आता है वो ऑलमोस्ट उस पर अटैक करने ही वाली होती हैं, लेकिन सिल पहचान लेती है और तुरंत उसे हक कर लेती है। कहती है कि वो बहुत डर गई थी। ल्यूक फिर भी सुंडेरे बनकर बोलती है कि वो तो उन लो लेवल बग से बिल्कुल नहीं डरी थी। सिल फिर काई से माफी मांगती है कि उसे छोड़कर भाग गई और यहां तक कह देती है कि वो उसे स्कोल्ड भी कर सकता है, लेकिन काई बस हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है कि वो नाराज नहीं है क्योंकि उनकी रैम्पेज की वजह से 4th फ्लोर रिकॉर्ड टाइम में क्लियर हो गया। ऊपर से उसने सारे डिफीटेड मॉन्स्टर्स के मैना कोर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। ल्यूक नाक सिकोड़कर बोलती है कि वो उन डिस्गस्टिंग बग मॉन्स्टर्स से निकले हुए क्रिस्टल्स खाने वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन लूक इतनी भूखी होती है कि आखिरकार मना नहीं कर पाती। क्रिस्टल्स का टेस्ट वैसा ही ऑफुल निकलता है जैसा लड़कियां सोच रही थीं, और तभी काय बोलता है कि जब अभी टाइम है तो क्यों ना 5th फ्लोर को थोड़ा स्काउट करके देखा जाए। सिल को पास में ही एक सैंड मॉन्स्टर और एक मड मॉन्स्टर महसूस होते हैं और काय तुरंत अपना क्रॉसबो उठाकर निशाना लगाता है। पहला एरो चूक जाता है, दूसरा सीधा सैंड मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है और वो तुरंत पलटकर काय पर हमला कर देता है। काय घबराकर सिल का नाम चिल्लाता है और वो बिना देर किए बैरियर खड़ा कर देती है। काय को लगता है कि शायद ये दोनों मॉन्स्टर्स फिजिकल अटैक से इम्यून हैं, इसलिए वो लूक की तरफ मुड़ता है और लूक अपने फायर अटैक से दोनों को पूरी तरह वाइप आउट कर देती है। काय से पूछता है कि क्या उसे क्रिस्टल्स खाकर मैना रिफिल करनी है, लेकिन इस बार ना लूक और ना ही सिल उन डिस्गस्टिंग चीजों को खाने के मूड में होती हैं। वो 5th फ्लोर पर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आसपास कोई और मॉन्स्टर नजर नहीं आता। तभी सिल दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा करती है जो उसे थोड़ा ऑड लग रहा होता है, मगर काय को वहां कुछ खास नहीं दिखता। सिल डिसाइड करती है कि लाइटनिंग अटैक से दीवार तोड़कर देखा जाए और सरप्राइजिंगली वहां से एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। तीनों अंदर जाते हैं और काय गर्ल्स को वार्न करता है कि ट्रैप पर पैर ना रखें, लेकिन वार्निंग खत्म होने से पहले ही लूक बोल देती है कि अब तो देर हो चुकी है। वो ट्रैप ट्रिगर पर खड़ी होती है और एक एरो शूट होता है, लेकिन लूक की जगह वो सीधा काय को लग जाता है। काय दर्द से जमीन पर लुढ़कता है। उसकी सर्वेंट्स घबरा जाती हैं, मगर कुछ मिनटों में वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसका बॉडी सूट सीरियस डैमेज से उसे बचा लेता है। वो फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन लूक फिर से एक और ट्रैप टाइट पर कदम रख देती है। इस बार काय पीछे हट जाता है ताकि एरो से बच सके, मगर इंस्टेड उसे बिजली लग जाती है, पूरी पिकाचू वाइब्स। फिर भी वो बिल्कुल ठीक रहता है, उल्टा थोड़ा एनर्जाइज्ड भी महसूस करता है। लूक उसे डांटती है कि उसे बार बार डराना बंद करे, लेकिन जब गाय पूछता है कि क्या वो उसके लिए वरिड थी तो लूक तुरंत अपने सुंदरी मोड में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचते हैं जिस पर पेंटिंग बनी होती है और सिल को दूसरी तरफ से ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस होती है। गाय सोचता है कि अब घर चलना चाहिए, मगर दोनों लड़कियां उसे जाने नहीं देती। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं, तो सिल सीधा लाइटनिंग ब्लास्ट मार देती है और काय मन ही मन प्रे करता है कि उस पर डंजन प्रॉपर्टी तोड़ने का जुर्माना न लग जाए। खैर वो अंदर जाते हैं और सामने दो बॉस क्लास मॉन्स्टर्स निकल आते हैं, एक रेड ओगर और दूसरा जायंट स्लाइम। इतनी दूर आकर काय पीछे हटने वाला नहीं होता। वो गर्ल से कहता है कि पहले रेड ओगर को गिराओ। दोनों लाइटनिंग और फायर अटैक्स बरसाती हैं, मगर ओगर पर खास असर नहीं होता क्योंकि वो स्किल डैमेज से इम्यून निकलता है। वो अचानक उन पर चपटता है, लेकिन सिल की बैरियर उसे रोक लेती है। काय ल्यूक को स्लाइम संभालने को कहता है और खुद क्रॉसबो से रेड ओगर पर निशाना साधता है। हर एरो उसके एचपी को अच्छे से कम कर देता है, लेकिन जल्दी ही उसके एरोस खत्म हो जाते हैं। गुस्से में ओगर बैरियर पर पागलों की तरह हमला करने लगता है और दूसरी तरफ ल्यूक को भी जायंट स्लाइम अकेले संभालने में दिक्कत हो रही होती है। आखिरी ऑप्शन के तौर पर काय अपने वाटर बॉल पर भरोसा करता है। वो वाटर बॉल बनाता है, लेकिन ब्रेसलेट के इफेक्ट से वो फ्रीज होकर आइस बॉल बन जाता है। वो उसे रेड ओगर पर शूट करता है और उसकी डिफेंस तोड़ने लगता है, मगर फिर उसे एहसास होता है कि मैना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो काय आइस बॉल्स की शेप बदल देता है, उन्हें शार्प आइसिकल्स में कन्वर्ट कर देता है जो ओगर को कहीं ज्यादा डैमेज देने लगते हैं। आखिरी 3 शॉट्स में वो रेड ओगर को गिरा देता है और अब सिर्फ स्लाइम बचता है। स्लाइम लूक पर वार करने ही वाला होता है। काय शील्ड से उसे रोकता है और सिल से डिवाइन स्पीयर तैयार करने को कहता है। उसका गियर और शील्ड पिघलने लगते हैं। तभी सिल डिवाइन स्पीयर के साथ स्लाइम पर झपटती है और उसे भेद देती है, लेकिन इतना भी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए काफी नहीं होता। काय हार मानने वाला होता है, मगर अपने हीरो को याद करके आगे बढ़ता है। स्लाइम के अटैक्स डॉज करता है और फिर निकालता है अपना पुराना बग स्प्रे, क्योंकि चाहे वो जायंट हो, स्लाइम तो स्लाइम ही है। स्लाइम की एचपी धीरे धीरे गिरने लगती है और सिल बैरियर से काय को प्रोटेक्ट करती रहती है। पहली 2 बॉटल्स खत्म होने के बाद काय बैग से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्प्रेज निकालता है और पूरा खाली कर देता है। आखिरकार स्लाइम 0 एचपी पर पहुंचकर गिर जाता है। गर्ल्स खुशी से काय को हक कर लेती हैं, मगर उसकी इंजर्ड शोल्डर दब जाती है, जिसे वो पोशन पीकर ठीक कर लेता है। लूक भी उसी वक्त लेवल अप कर जाती है और काय स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी काफी ऊपर चला गया है। वो मैना कोर्स कलेक्ट करता है और रेड ओगर का कोर देखकर खुश हो जाता है। ये अच्छा पैसा दिलाने वाला है। स्लाइम का कोर ढूंढते वक्त उसे इंस्टेड एक रेयर ग्रेड मैजिक स्वॉर्ड मिलती है जो ज्यादा स्टेक नाइफ जैसी लगती है।
बाद में काया रेड ओगर का कोर हित्सा के पास ले जाता है। वो पूछती है कि उसे ये कहाँ मिला और काया उसे 5th फ्लोर के हिडन डंजन और बॉस फाइट की पूरी कहानी सुना देता है। हित्सा कहती है कि गिल्ड तुरंत डंजन की जांच करवाएगी और ये भी बताती है कि रेड मैना कोर बहुत महंगा बिकेगा। काया खुश हो जाता है। फिर हित्सा उसे एक और गुड न्यूज़ देती है। अगले हफ्ते होने वाले इवेंट में शामिल होने को कहती है, जहां ग्रुप बनाकर 7th फ्लोर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगले हफ्ते काय इवेंट में जाता है और वहां उसे वही 3 लड़कियां मिलती हैं। उनकी लीडर अपना नाम एरी बताती है, पिंक कैट गर्ल मिकू होती है और तीसरी हिकारी। काय भी अपना इंट्रो देता है और सोचता है कि शायद वो सब सेम पार्टी में होंगे। जल्द ही सारे पार्टिसिपेंट्स 7th फ्लोर जाने वाली लाइन में लग जाते हैं। काय को एरी और उसकी टीम के साथ पैर किया जाता है। टेलीपोर्ट होने से पहले वो सब हाथ पकड़ते हैं और अगले ही पल 7th फ्लोर की तरफ भेज दिए जाते हैं। उनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है और पलक झपकते ही वो लोग 7th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। काई हल्की सी हंसी के साथ लड़कियों से कहता है कि अभी वो सच में नर्वस था, क्योंकि ये उसका सिर्फ दूसरा मौका था ट्रांसफर गेट इस्तेमाल करने का। पिछली बार उसने इसी से सरफेस पर वापसी की थी। आगे बढ़ते बढ़ते लड़कियां भी बता देती हैं कि ये उनका भी पहला ही अनुभव है। एडवेंचर एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय उन्हें सही रास्ता दिखाता है और सामने ही हंटर्स के लिए बना हुआ एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर नजर आ जाता है। काई ढेर सारा सामान खरीद लेता है और बैकपैक में भरते भरते उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ नहीं लेना। एरी अपनी छोटी सी बैग दिखाती है और काई तुरंत पहचान जाता है, ये तो मैजिक पाउच है जिसकी कीमत न्यूयॉर्क के 2 BHK फ्लैट जितनी होती है। लड़कियां कैजुअली बोल देती हैं कि ये उनके पेरेंट्स ने दिलाया है और काई के दिमाग में एक ही बात घूम जाती है, अरे ये तो रिच फैमिलीज से है। इतना सब हो जाने के बाद वो 7th फ्लोर में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्य मॉन्स्टर्स गोलम्स होते हैं। अचानक उन्हें कुछ लोग सामने से आते दिखते हैं। पास आने पर पता चलता है कि ये डंजन को मेंटेन करने वाली स्टाफ है जो जगह को साफ सुथरा रखती है। थोड़ी देर बाद काई अपना लेवल रिवील करता है, मैं अभी लेवल 16 पर हूँ, और एरी से पूछता है उसका लेवल। एरी बताती है कि वो लेवल 18 पर है, जबकि हिकारी और मिकू दोनों लेवल 15 पर है। लेकिन हिकारी का माना काफी ज्यादा है क्योंकि वो मैजिक यूजर है। तभी अचानक पत्थरों के गिरने की आवाज आती है। सब पलटकर देखते हैं और फ्लोटिंग स्टोन्स इकट्ठा होकर एक गोलम बना लेते हैं। एरी तुरंत लीड लेती है और स्पीयर से उस पर टूट पड़ती है। कुछ ही स्ट्राइक्स में वो उसे गिरा देती है और काई अंदर ही अंदर इंप्रेस हो जाता है कि उसे बैकअप तक नहीं चाहिए था। लेकिन तभी एक ब्रॉन्ज गोलम सामने आता है और अब हिकारी की बारी होती है शाइन करने की। वो अर्थ वेव नाम का स्पेल इस्तेमाल करती है जो गोलम को जड़ कर देता है। इसके बाद मिकू अपना सर्वेंट समन करती है, एक विंड एलिमेंट वीजल, जो गोलम पर टूट पड़ता है और विंड ब्लेड्स बरसाने लगता है। जब गोलम डिस्ट्रैक्ट होता है, हिकारी एक पावरफुल फायरबॉल मारती है, उसे पिघला देती है और एरी फिनिशिंग ब्लो लगा देती है। काई मुड़कर उनकी गर्ल पावर की तारीफ करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर हिकारी और मिकू के पीछे खड़े आयरन गोलम पर पड़ती है। वो क्रॉसबो से निशाना लगाता है लेकिन कुछ असर नहीं होता। मिकू हिकारी को बचाने की कोशिश करती है मगर एरी बीच में कूदकर गोलम का हमला रोक लेती है। वो ऊंची छलांग लगाकर पूरी ताकत से वार करती है लेकिन डैमेज नहीं होता, यहाँ तक कि हिकारी का फायरबॉल भी बेकार चला जाता है। मिकू अपने सर्वेंट स्नैच को अटैक करने को कहती है मगर वो भी कुछ नहीं कर पाता और एक भटके हुए पत्थर से नॉकआउट हो जाता है। काई सोच ही रहा होता है कि अब सिल और ल्यूक को बुलाना पड़ेगा कि तभी उसकी जेब से वो मैजिक स्वॉर्ड गिर जाती है जो उसे बॉस फाइट में मिली थी। उसे याद आता है कि उसने ऑनलाइन सर्च किया था, ये स्वॉर्ड टारगेट को डैमेज देता है यूजर की इमेजिनेशन के हिसाब से। काई डिसाइड करता है कि पहले यही ट्राई करेगा। वो हिकारी से अर्थ वेव से गोलम को रोकने को कहता है और एरी से उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। फिर वो चुपके से पीछे जाता है, मन ही मन सोचता है कि वो एक ही बार में उसे हरा रहा है और स्वॉर्ड घोंप देता है और सच में गोलम गिर जाता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं लेकिन काई बाद में लंच करते वक्त उन्हें स्वॉर्ड का नाम बताता है, बोल्ट स्वॉर्ड। लड़कियां बोलती हैं कि वो वैसे भी काफी कूल है। काई मिकू से पूछता है कि स्नैच ठीक है ना, और वो बता देती है कि हाँ बिल्कुल। काई कैजुअली कह देता है कि उसने ऐसा वीजल टाइप सर्वेंट पहले कभी नहीं देखा, तो मिकू हंसकर बोलती है कि उसने शायद कोई सर्वेंट देखा ही नहीं होगा क्योंकि सर्वेंट्स कैमराज में दिखाई नहीं देते। काई को ये सुनकर राहत मिलती है, कम से कम गिल्ड स्टाफ ने अभी तक सिल और ल्यूक को नहीं देखा। वो पूछता है कि क्या स्नैच के बारे में सिर्फ उसके दोस्तों को पता है, लेकिन मिकू बताती है कि उसके डैड ने उसे ऑक्शन में खरीदा था और गिल्ड में रजिस्टर कराया गया है, तो सबको पता है। इसके बाद एरी काई से पूछती है कि क्या वो कभी फिर से उनके साथ पार्टी करना चाहेगी क्योंकि सब उससे काफी इंप्रेस्ड है। वो बताती है कि उनका अगला गोल 11th फ्लोर तक पहुंचना है जहां दूसरा ट्रांसपोर्ट गेट है। काई थोड़ा हिचकता है और बोलता है कि वो तो बस एक नॉर्मल एक्सप्लोरर है, बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने लायक। लड़कियां उसे रीअश्योर करती हैं कि नॉर्मल होना बिल्कुल फाइन है और वो उनके साथ होंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। एरी बोलती है कि उसके पास और कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन काई को सिल और ल्यूक याद आ जाती हैं। वो घबराते हुए कह देता है कि उसके साथ एक एंजल और एक डेमन है, जिस पर लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। काई मन ही मन सोचता है कि अगर वो 2 लोलीज के साथ दिखा तो इनका रिएक्शन क्या होगा, इसीलिए वो साफ साफ कुछ नहीं बताता और टाइम मांगता है। लड़कियां उसकी बात समझ लेती हैं और बोलती हैं कि आराम से सोच लो। अगली बार जब काई डंजन जाता है और सिल ल्यूक को समन करता है तो साफ दिखता है कि दोनों उससे नाराज है। वो एरी की पार्टी ज्वाइन करने की बात करता है लेकिन ल्यूक तुरंत ताना मारती है। इतने दिन इग्नोर करने के बाद यही पहली बात है। सिल भी बोल देती है कि तीनों काफी है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं, और ल्यूक भी अग्री कर जाती है।
काई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल डिस्कशन बंद कर देती है और ल्यूक भी इस टॉपिक पर आगे बात करने से मना कर देती है। अगले दिन काई स्कूल जाते वक्त कात्सू से मिलता है। वो पूछती है कि वीकेंड पर वो डांस प्रैक्टिस में बिजी था या वर्कआउट कर रहा था। काई नर्वस सा बोल देता है कि दोनों। तभी कात्सू कहती है कि अगर नेक्स्ट सैटरडे फ्री हो तो वो उसके साथ बाहर चले। काई का दिल एक पल के लिए उछल जाता है, डेट, लेकिन वो तुरंत क्लैरिफाई करती है कि शॉपिंग के लिए। काई को वो भी मंजूर होता है और वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। थोड़ी देर में कात्सू अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है और उसी वक्त काई के दोस्त पीछे से आकर उसे रिजलर कहना शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं कि क्यूट लड़की से पूछे जाने पर कैसा लग रहा है, और काई समझाता रहता है कि बस शॉपिंग है। वो कह देता है कि कात्सू जैसी लड़की उसे क्यों डेट करेगी, और उसके दोस्त आह भरकर उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। फिर वो 7th फ्लोर इवेंट के बारे में पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उसने किसी बल्कि बूढ़ों के साथ पार्टी की थी। काई कैजुअली बोल देता है कि उसने 3 क्यूट लड़कियों के साथ काम किया जो लगभग उन्हीं जैसी थीं। अब उसके दोस्त जलने लगते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भी फिर से डंजन ट्राई करना चाहिए। अगले सैटरडे शॉपिंग डे आ जाता है और काई कात्सू के घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। सुपरमार्केट में चलते हुए उन्हें एक टीवी प्रोग्राम दिखता है जहां 2 हंटर्स मॉन्स्टर कोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और काई की नजर तुरंत वहीं अटक जाती है। कात्सू उसे आवाज देती है और हंसकर कहती है कि आज के लिए अपने हंटर ऑब्सेशन को भूल जाए। वो दोनों साथ चलते हैं और कात्सू काफी खुश लग रही होती है। वो कहती है कि बहुत समय बाद ऐसे बाहर निकले हैं, और काई को याद आता है कि बचपन में वो कितनी बार साथ घूमते थे जब कात्सू के डैड उन्हें पिकनिक और मूवीज पर ले जाया करते थे। वो सजेस्ट करती है कि कभी मूवी देखने भी चले और काई तुरंत अग्री कर लेता है। इसके बाद वो कुछ ड्रेसेस ट्राई करती है और जो भी पहनती है काई बस यही बोलता है कि वो क्यूट लग रही है। फिर वो गार्डन में जाते हैं जहां काई की नजर बार बार कात्सू पर टिक जाती है। अचानक वो बोट्स देख लेती है और बोलती है कि उसे राइड करनी है। वो बोट पर बैठते हैं और काई पतवार चलाते हुए सोचता है कि बाहर वाले शायद समझ रहे होंगे कि ये लोग डेट पर है, लेकिन वो खुद को ही रिजेक्ट कर देता है। नहीं यार, कात्सू के सामने मेरी क्या औकात। कात्सू उसकी हरकतें नोटिस करती है और कहती है कि वो हाल ही में बदला बदला लग रहा है। बोलती है कि वो ज्यादा टफ दिखने लगा है, शायद डांस और जिम की वजह से। काई बस हाँ में सिर हिलाता रहता है। फिर वो कॉफी पीने जाते हैं और एक दूसरे की ड्रिंक ट्राई करने का फैसला करते हैं। काई बिना सोचे कात्सू की कॉफी पी लेता है, लेकिन वो हल्की सी फ्लस्टर्ड हो जाती है क्योंकि उसे ये इनडायरेक्ट किस जैसा लगने लगता है। घर लौटने वाले ही होते हैं कि कात्सू एक आदमी को अपनी बेटी के साथ देख लेती है और उसे अपने डैड याद आ जाते हैं। वो काई से पूछती है कि क्या वो एक जगह और रुक सकते हैं। वो गिल्ड बिल्डिंग पहुंचते हैं जो डंजन की ऊपर बनी होती है। काई पूछता है कि क्या वो सच में अंदर जाना चाहती है, और कात्सू कहती है कि उसके डैड कभी इसी के नीचे कहीं होते थे। वो उदास होकर बताती है कि उसके पिता ने प्रॉमिस किया था कि वो डिनर से पहले लौट आएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। अब वो सोचती है कि लोग डंजन में जाते ही क्यों हैं। फिर वो बात घुमा देती है और कहती है कि आज उसे बहुत मजा आया। वो आगे बढ़ जाती है और काई पीछे खड़ा रह जाता है, ये जानते हुए कि वो उसके लिए वरिड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिसाइड करता है कि वो एक दिन कात्सू के डैड जैसा हीरो बनेगा और उसे साबित करके दिखाएगा। अगली बार डंजन में जाकर काई अपने स्किल्स कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड बॉल्ट जाट पर वाटर बॉल कोट करता है। ल्यूक को डाउट होता है कि ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग तरीके से ये सफल हो जाता है और काई एक ही हिट में गोलम गिरा देता है। वो खुश हो जाता है। सिल ताली बजाती है और ल्यूक से कहती है कि उनका मास्टर तेजी से स्ट्रांग बन रहा है। ल्यूक तुरंत बोल देती है, जरूर किसी लड़की की वजह से। काई चौंक जाता है और पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। ल्यूक बोलती है कि बस इंट्यूशन है, उसे गिल्ड में नर्वस देखकर। सिल उससे पूछ बैठती है कि क्या दूसरे दिन पार्टी ज्वाइन करने का आइडिया भी किसी लड़की की वजह से था। काई कुछ नहीं बोल पाता और आखिरकार कन्फेस कर देता है कि एक गर्ल्स की पार्टी ने उसे इनवाइट किया था। सिल ये सुनकर थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन ल्यूक बोल देती है कि वो माना कोर्स बर्बाद नहीं करना चाहती। वो उसे मारने ही वाली होती है कि काई जल्दी से बोल देता है कि वो उन्हें खाना देना बंद नहीं करेगा, और ल्यूक तुरंत फॉरगिव कर देती है। काई कहता है कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन सिल अचानक उसे ज्वाइन करने के लिए बोल देती है। वो कहती है कि अगर उसके मास्टर ने डिसाइड किया है तो वो उसे सपोर्ट करेगी, और ल्यूक भी अग्री कर जाती है। बस माना कोर्स मिलते रहने चाहिए। सिल पूछती है कि आखिर वो किसी और के साथ पार्टी क्यों करना चाहता है। काई बताता है कि वो इंसानों के साथ फाइट करके और स्ट्रांग बनना चाहता है, वरना वो कभी सिल और ल्यूक के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लड़कियां उसके रीजन से सेटिस्फाई हो जाती हैं। काई प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ वीकेंड्स पर एरी की टीम के साथ जाएगा, बाकी दिनों में उनके साथ रहेगा। रात में काई सोचता है कि एंजल और डीमन से परमिशन लेना लड़की को कॉल करने से आसान था। उसी वक्त उसका फोन बजता है। वो पैनिक में उठा लेता है। कात्सू बोलती है कि बस यूं ही उससे बात करनी थी। काई खुश हो जाता है, लेकिन पहले पूछता है कि नर्वसनेस कम करने का कोई तरीका है क्या। वो रीजन पूछती है और काई अपने दोस्तों को स्केपगोट बनाकर कह देता है कि वो किसी लड़की को कॉल करना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे हैं। कात्सू उसे बताती है कि कैसे वो एक बार स्टेज पर पियानो बजाने से डर गई थी और उसके डैड ने जबरदस्ती उसके चेहरे पर स्माइल बना दी थी। काई बोलता है कि वो भी ट्राई करेगा।
कात्सु उसे गुड नाइट बोलकर कॉल काट देती है। काई सोचता है उसने कॉल किया ही क्यों था। फिर वो ज्यादा नहीं सोचता और एरी को कॉल करता है, जो अपने फैमिली डोजो में प्रैक्टिस कर रही होती है। वो उसके कॉल का इंतजार ही कर रही थी। काई बताता है कि वो सिर्फ वीकेंड्स पर पार्टी ज्वाइन कर सकता है और एरी कहती है कि वैसे भी वीकेंड्स पर ही डंजन जाते हैं तो सब ठीक है। अगले सैटरडे काई फिर से गर्ल्स के साथ 7th फ्लोर पहुंचता है। स्टोन गोलम्स हमला करते हैं और काई लीड लेता है। हिकारी और मीकू को सपोर्ट के लिए बोलता है। हिकारी जमीन की मैजिक से 2 गोलम्स रोक लेती है और मीकू अपना सर्वेंट स्नैच बुलाकर तीसरे को डिस्ट्रैक्ट कराती है। काई इस मौके पर अपनी स्वॉर्ड को वाटर बॉल से इंचांट करता है। आइस स्वॉर्ड बनाकर एक ही हिट में गोलम गिरा देता है। दूसरा गोलम उस पर हमला करता है, वो डॉज करता है और उसे भी एक हिट में खत्म कर देता है। उधर स्नैच विंड ब्लेड से एक को गिरा देता है और एरी भी एक डिफीट कर देती है। लड़कियां पूछती हैं कि उसने मैजिक कब सीखी और उसका वाटर स्पेल स्वॉर्ड जैसा क्यों था। काई बोलता है कि उसे बस एक वाटर स्पेल आता है, बस हाल में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एरी कहती है कि उसका आइस ब्लेड और कमांड इंप्रेसिव थे और वो यकीन नहीं कर पा रही कि ये उसका पहला ग्रुप फाइट है। काई बात घुमाने के लिए एरी की तारीफ करता है और वो बताती है कि उसने तभी काई का पेट जोर से ग्राउल करता है और वो लंच ब्रेक मांग लेता है। उसके सरप्राइज के लिए लड़कियों के मैजिक पाउचेस में पूरा किचन सेटअप होता है और वो डंजन के बीच फिश फ्राई और स्टेक ग्रिल करने लगती हैं। रात को घर लौटकर काई सोचता है कि एरी और उसकी फ्रेंड्स की जनरेशनल वेल्थ तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एरी ने नेक्स्ट डे 8th फ्लोर एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। 8th फ्लोर में एक्वाटिक मॉन्स्टर्स और पानी भरा टेरेन होता है, इसलिए काई एक एक्सपेंसिव लाइफ जैकेट खरीद लेता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वहां पहुंचते ही स्नैच एक पूल में मॉन्स्टर डिटेक्ट करता है। एक सैलमेंडर बाहर निकलता है और काई पर एसिड थूक देता है। उसकी कॉस्टली लाइफ जैकेट पिघल जाती है। काई ऑलमोस्ट रोते हुए रिफंड मांगता है, लेकिन सैलमेंडर फिर एसिड थूक देता है और उसे बस डॉज करना पड़ता है। इसी वक्त मीकू काई की दी हुई क्रॉसबो से उसे शूट कर गिरा देती है, क्योंकि काई तो अब वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। काई उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी क्रॉसबो चलाया है, लेकिन वो कैजुअली जवाब देती है कि उसने जिंदगी में पहली बार उसे पकड़ा था और फिर भी फर्स्ट ट्राई में ही हेडशॉट लग गया। थोड़ी देर बाद वो और भी वाटर टाइप मॉन्स्टर्स से टकराते हैं और ज्यादातर समय भागते भागते लड़ते रहते हैं। एक स्क्विड मॉन्स्टर काई को पॉन्ड में फेंक देता है और उसे देखकर वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन एरी उसे डांटते हुए कहती है कि इतना ड्रामा मत कर, पानी गहरा भी नहीं है। जब तक काई अपनी एम्बैरेसमेंट से उभरता है तब तक हिकारी स्क्विड को रोस्ट कर चुकी होती है। इसके बाद कुछ फ्लाइंग ट्यूना मॉन्स्टर्स पानी से छलांग लगाकर हमला करते हैं। काई अपने मोनोगन से फायर करता है और लड़कियां भी अपने वेपन से मछली जैसे मॉन्स्टर्स की संख्या कम करती जाती हैं। थोड़ी देर में काई की एमो खत्म हो जाती है और वो देखता है कि एरी कितनी आसानी से अपने लॉन्ग हैंडल्ड ब्लेड से मॉन्स्टर्स काट रही है। तो वो अपनी आइस सॉर्ड को उसी तरह का शेप देता है और फिश मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है, लेकिन हर स्लैश उसके माना का बड़ा हिस्सा खा जाता है। लड़कियां भी नोटिस करती हैं कि काई कितनी स्मूथ तरीके से फाइट कर रहा है, मगर जैसे ही आखिरी मॉन्स्टर गिरता है काई का माना पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एरी की गोद में पाता है और घबराकर उठ बैठता है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो ठीक है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका एमपी पूरा भर चुका होता है और एरी बताती है कि उसने बेहोशी में उसे माना पोषण पिला दिया था। काई बोलता है कि वो तो एक्सपेंसिव रहा होगा, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है कि पार्टी मेंबर्स के लिए इतना तो चलता है। फिर एरी उसके पहले वाले फाइटिंग स्टाइल की बात करती है और काई एडमिट करता है कि उसने उसे देखकर ही वो तरीका अपनाया था। अभी वो आगे कुछ कहते उससे पहले स्नैच सबको वार्न करता है कि कोई बेहद पावरफुल मॉन्स्टर पास आ रहा है। सब अलर्ट हो जाते हैं और तभी पानी से एक विशाल डायनासोर टाइप मॉन्स्टर बाहर निकलता है। काई घबरा जाता है और कहता है कि डायनासोर्स तो नॉर्मली डीप फ्लोर्स में मिलते हैं। काई और लड़कियां भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनो उनका पीछा करता है। उसके भारी वजन से जमीन टूट जाती है और एग्जिट ब्लॉक हो जाता है। अब कोई रास्ता ना देखकर काई बोलता है कि अगर जिंदा रहना है तो सबको मिलकर फाइट करना पड़ेगा। वो मीकू और हिकारी को दूर से अटैक करने के लिए कहता है, एरी को सामने से प्रेशर बनाने को बोलता है और खुद उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हिकारी की अर्थ मैजिक और स्नैच की विंड ब्लेड्स पानी वाले डायनो पर ज्यादा असर नहीं करती और काई की आइस ब्लेड भी बस हल्का सा डैमेज कर पाती है। गुस्से में डायनो काई पर टूट पड़ता है और काई भागते हुए उसे एरी के सामने लाने की कोशिश करता है। एरी छलांग लगाकर उसके सिर पर स्पीयर मारती है, लेकिन वो भी काफी नहीं होता। मॉन्स्टर जोर से गर्दन झटकता है और उसे दूर फेंक देता है। काई भागकर एरी के पास जाता है और वो बड़बड़ाती है कि वो हीरो बनेगी, लेकिन हथियार पकड़ने की कोशिश करते करते बेहोश हो जाती है। काई उसे संभालते हुए सोचता है कि क्या उसे सिल और ल्यूक को बुलाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सामने रिवील करना रिस्की होगा। लेकिन जब वो देखता है कि मॉन्स्टर अब हिकारी और मीकू की तरफ बढ़ रहा है तो वो हेजिटेट नहीं करता। वो सर्वेंट कार्ड्स निकालता है और अपनी दोनों गर्ल्स को समन कर देता है। डिवाइन और डिमोनिक एनर्जी का तूफान उठता है और सिल और ल्यूक प्रकट हो जाती है। सब स्टन रह जाते हैं, यहां तक कि एरी भी आंख खोलकर उन्हें बनते हुए देख लेती है। काई जल्दी से उनसे माफी मांगता है कि उसने अचानक बुलाया और डायनो को हराने के लिए कहता है। दोनों मिलकर लाइटनिंग और फायर अटैक्स बरसाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर गिर जाता है। इसके बाद सिल दौड़कर काई के पास आती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो कहता है कि वो ठीक है।
तभी ल्यूक आगे आकर बोलती है कि आखिरकार काय औरतों के चक्कर में ही निकला। अचानक मीकू सिल पर झपट पड़ती है क्योंकि उसने इतनी क्यूट एंजल पहले कभी नहीं देखी होती। वो पूछती है कि क्या वो सच में एंजल है। हिकारी ल्यूक को धन्यवाद देती है और डीमन लॉली पर भी फिदा हो जाती है। ल्यूक हमेशा की तरह कूल बनने की कोशिश करती है, मगर हिकारी की सिंसियर नजरों के आगे पिघल जाती है और उसे पास आने देती है। एरी भी उनकी क्यूटनेस से प्रभावित हो जाती है, मगर खुद को संभालते हुए काय से पूछती है कि क्या ये उसकी सर्वेंट्स हैं, और काय हाँ में सिर हिला देता है। बाद में सब डंजन से बाहर निकलते हैं और हिकारी और मीकू को उनके पेरेंट्स लेने आ जाते हैं। जब वो अकेले रह जाते हैं, काय को याद आता है कि कैसे एरी बेहोश होने के बाद भी फाइट में लौटना चाह रही थी और खुद को हीरो कह रही थी। वो इससे उसके बारे में पूछता है और पता चलता है कि उसके डैड ने उसे इंस्पायर किया था ऐसा हीरो बनने के लिए जो मुश्किल हालात में सबको बचाए। काय सोचता है कि शायद वो और एरी एक जैसे हैं। फिर वो उसे अगले वीकेंड अपनी यूनिवर्सिटी के ओपन कैंपस इवेंट में इनवाइट करती है। काय ये बात अपने दोस्तों को बताता है क्योंकि एरी बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। दोस्त बोलते हैं कि उन्हें नहीं, कत्सू को इनवाइट कर, क्योंकि वो भी उसी जगह इंटरेस्टेड है और इसे सेकंड डेट मान लो। काय घबरा जाता है, लेकिन कत्सू उसका नाम सुन लेती है और अपनी दोस्त के साथ आकर पूछती है कि क्या वो उसके पीछे बातें कर रहे थे। काय मना करने की कोशिश करता है, मगर दोस्त उसे आगे धकेल देते हैं। वो नर्वसनेस हटाने वाली टेक्निक याद करके कत्सू को ओपन कैंपस इवेंट के बारे में बताता है। पता चलता है कि कत्सू पहले से ही जाने वाली थी और चाहती थी कि काय उसके साथ चले। अगले वीकेंड वो वही ड्रेस पहनती है जो काय ने पिछली बार पसंद की थी। काय कत्सू के दरवाजे के बाहर खड़ा खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है अपनी अनऑफिशियल डेट के लिए। वो बाहर आती है, हमेशा की तरह क्यूट लग रही होती है। दोनों मेट्रो पकड़ते हैं और काय नर्वस होकर उसके बगल में बैठने की बजाय एक सीट छोड़कर बैठ जाता है। कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद वो खुद बोल देती है और उसे पास आने का इशारा करती है, साथ ही टीज करती है कि इतना दूर क्यों बैठा है। काय हड़बड़ाकर पास आ जाता है और उसका हार्मोन ड्रिवन दिमाग सोचने लगता है कि क्या वो उसे अट्रैक्टिव लग रही है, क्या वो सच में उसे पसंद करती है। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। ये बस ओपन कैंपस के लिए है, कोई डेट नहीं। उसका फोकस सिर्फ अकेडमी देखने पर है। कत्सू उसकी हालत देख लेती है और बोलती है कि वो नई जगह देखने को लेकर कितनी एक्साइटेड है। उसी वक्त सामने बैठे दो लड़के भी बातचीत में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि वो भी अकेडमी देखने को उत्सुक है। आखिरकार वो शानदार यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उसकी एलिगेंस और ब्यूटी देखकर दंग रह जाते हैं। कैंपस बेहद विशाल होता है और उसका एंट्रेंस और बिल्डिंग्स दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किए होते हैं। चारों तरफ फैले हुए गार्डन्स इस स्कूल की मैजिकल वाइब को और भी बढ़ा रहे होते हैं। इवेंट के मेन मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो लोग गार्डन से होकर चलते हैं और कत्सू बताते हुए कहती है कि अगली स्प्रिंग में यहाँ सारे पेड़ चेरी ब्लॉसम से भर जाते हैं। बस यही सुनते ही काई फिर से ड्रीम मोड में चला जाता है। वो इमेजिन करने लगता है कि यहाँ कत्सू के साथ चलना कितना क्यूट और ब्यूटीफुल होगा जब वो चेरी ब्लॉसम्स के बीच रास्ते पर दौड़ रही होगी। वो अपने दिल की बात ऑलमोस्ट बोल ही देता है, लेकिन कत्सू उसे वापस रियलिटी में खींच लाती है। फिर वो रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही लाइन के आगे पहुंचते हैं, काई अचानक शाय हो जाता है क्योंकि सामने बैठी होती है उसकी डंजन वाली दोस्त एरी। एरी दोनों को ग्रीट करती है और कत्सू हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि काई उसे पहले से जानता है। वो कैजुअली पूछ लेती है कि क्या कत्सू उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर कत्सू लाल पड़ जाती है और वर्ड्स में अटक जाती है। किसी तरह ऑकवर्ड मोमेंट खत्म होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सब कैंपस एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं और फैसिलिटीज देखने लगते हैं। लेकिन एरी को अंदर ही अंदर फील होता है कि जब काई ने कहा कि कत्सू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे थोड़ी राहत मिली, और यही सोचकर वो घबरा जाती है कि कहीं उसे काई के लिए फीलिंग्स तो नहीं आने लगीं। इधर काई के दोस्त उसे एरी के बारे में टीज करने लगते हैं और जब कत्सू सुनती है कि वो डंजन एक्सप्लोरेशन में मिले थे तो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। वो एरी के खिलाफ कुछ नहीं कहती, बस बात को खत्म करने के लिए काई को याद दिलाती है कि उसने आज डंजन की बातें ना करने का प्रॉमिस किया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वही उसकी पूरी दुनिया बनी हुई है। शिंजी और हयाटो मूड चेंज नोटिस कर लेते हैं और काई को अलग ले जाकर जल्दी से समझाते हैं। उन्हें पता है कि वो दोनों लड़कियों की केयर करता है और अगर सावधानी नहीं रखी तो सब मैस हो सकता है। साथ ही वो खुद भी जेलस हो जाते हैं कि काई की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और अपनी डंजन छोड़ने वाली डिसीजन पर पछताने लगते हैं। यूनिवर्सिटी टूर आगे बढ़ता है और पूरा ग्रुप इस एलीट एकेडमी की शानदार फैसिलिटीज देखकर इंप्रेस हो जाता है। कैंपस कितना साफ और वेल मेंटेन्ड है ये भी सब नोटिस करते हैं। शिंजी और हयाटो पहले से जानते हैं कि उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं कि यहाँ एडमिशन मिल सके, और काई भी मानता है कि उसके मार्क्स भी अभी इतने नहीं हैं कि वो यहाँ पहुँच पाए, जिसका मतलब है कि शायद उसे किसी और एकेडमी में जाना पड़े और कत्सू से दूर रहना पड़े। ये थॉट उसे डराने लगता है, अकेले रह जाना, कत्सू से अलग होना। तभी वो डिसाइड करता है कि अब वो सच में स्ट्रगल करेगा और पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा ताकि अपने ग्रेड्स को ऑप्टिमल लेवल तक ला सके। उसके दोस्त उसे ट्यूशन फीस भी याद दिलाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा है। वो डंजन से होने वाली अर्निंग बताने ही वाला होता है, लेकिन कत्सू से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और खुद को रोक लेता है। वो बात बदलकर कह देता है कि वो पार्ट टाइम काम करके मैनेज कर लेगा। हल्की हवा और सराउंडिंग्स मिलकर ऐसा काम माहौल बना देते हैं कि काई कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके एंजॉय करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खोलता है सामने मिकू और हिकारी को देखकर फिर से शॉक हो जाता है। डंजन लाइफ की और यादें। वो अपने दोस्तों से उनका इंट्रोडक्शन करवाता है और कत्सू फिर नोटिस करती है कि वो इन दोनों लड़कियों के काफी क्लोज लग रहा है। वो पूछती है कि वो उन्हें कैसे जानता है,
काई बोलने से पहले ही रुक जाता है क्योंकि प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन उससे पहले ही मिकू और हिकारी खुद बता देती हैं और कत्सु हल्की सी कोल्ड स्माइल देती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि काई ने डंजन से इतनी सारी नई दोस्त बना ली हैं। थोड़ी देर बाद एरी वापस मिलती है और सबको स्कूल कैफेटेरिया में लंच ट्रीट देने का ऑफर करती है। खाना अमेजिंग होता है और यूनिवर्सिटी होने के बावजूद प्राइस भी रीजनेबल। एरी को थैंक्स बोलकर सब खाने पर टूट पड़ते हैं और प्लेट्स मिनटों में साफ हो जाती हैं। मील के बाद कत्सु ड्रिंक लेने उठती है और काई भी उसके साथ चल देता है। पीछे उसके दोस्त लड़कियों को काई के इंप्रेशंस दिखाकर एंटरटेन करने लगते हैं, फिर अपने पुराने डंजन एक्सपीरियंसेस बताते हैं जब तक कि वो दोनों ड्रिंक्स लेकर वापस नहीं आ जाते। कत्सु ने सारी बातें सुन ली होती है और वो सोचने लगती है कि आखिर सब लोग इन डंजन्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। जब वो पूल एरिया और बाकी जगह देखते हैं, काई और कत्सु के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट आता है। उसे याद आता है कि बचपन में वो कितनी बार उसके लिए खड़ी रही थी। एरी सबको नीचे स्टेयर्स से ले जाकर सॉकर फील्ड्स दिखाने लगती है। सीढ़ियां उतरते वक्त हिकारी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन बिना एक सेकंड सोचे काई झपट कर उसे पकड़ लेता है। सब उसकी इनसेन रिफ्लेक्सेस देखकर दंग रह जाते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन कत्सु को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और लड़की को ऐसे थामे हुए हैं। मिकू हंसते हुए ऊपर आती है और टीजिंग टोन में बोलती है कि अब हिकारी को नीचे रख दो, और लगता है कि उसमें भी थोड़ी जेलसी छुपी हुई है। इसी बीच किस्मत से एक फुटबॉल उड़ता हुआ आता है और सीधे मिकू के सिर की तरफ बढ़ता है। काई फिर से एक्शन में कूदता है और क्रेजी मूव में बिना रुके उसे वापस मैदान में किक कर देता है। मिकू स्टन रह जाती है और इस बार एरी थोड़ी फ्लस्टर्ड लगने लगती है क्योंकि सारा अटेंशन बाकी लड़कियों को मिल रहा होता है। टेक्निकली टूर खत्म हो चुका होता है, लेकिन एरी उन्हें ट्रेनिंग रूम में ले जाती है। वो अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालती है और खुद से सोचती है कि पता नहीं वो सबको यहां क्यों ले आई, ये टूर का हिस्सा तो नहीं था। फिर भी वो आगे बढ़ती है और अपने एडवांस स्वॉर्ड स्किल्स दिखाती है, स्मूथ, एलिगेंट और लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स के साथ। खत्म होने पर वो देखती है कि काई सबसे जोर से चीयर कर रहा है और ब्लश कर जाती है। अब उसे समझ आता है कि शायद वही अटेंशन था जिसने उसे यहां तक ले आया। नंबर्स एक्सचेंज करके सब एरी, मिकू और हिकारी को बाय कहते हैं। मेट्रो में वापस जाते वक्त पूरा ग्रुप दिन भर की बातें डिस्कस करता है। कात्सु यूनिवर्सिटी की तारीफ करती है और वहां एडमिशन लेने की प्लान बताती है, जबकि शिंजी और हयातो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये डिस्कस करने में कि आज मिली लड़कियों में से कौन उनकी टाइप थी। कात्सु इरिटेट हो जाती है और काई जानबूझकर कॉन्वर्सेशन से दूर रहता है ताकि उसे और न चढ़ाएं। स्ट्रीट लाइट के नीचे घर लौटते वक्त वो खुद टॉपिक फिर से उठाती है और काई से पूछती है कि उन लड़कियों में से उसे सबसे ज्यादा कौन पसंद आई। काई टालने की कोशिश करता है, बात बदल देता है, लेकिन वो जिद पकड़ लेती है। वो ऑलमोस्ट बोल देता है कि उसे वही पसंद है, मगर उसे किसी और दिन के लिए बचा लेता है। उसका जवाब ना देना कात्सु को और एनॉय कर देता है और वो कमेंट कर देती है कि वो सब लड़कियों के साथ काफी क्लोज लग रहा था, खासकर जब सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुला रहे थे। घर पहुंचकर जब वो फाइनली बाथ में रिलैक्स करता है, तभी उसे एहसास होता है कि शायद कात्सु जेलस हो गई थी। ये सोचते ही उसके दिमाग में सिल और ल्यूक भी आ जाती हैं, उसकी गॉडेस और डीमन सर्वेंट्स, जिनकी जेलसी उसे बहुत जल्द हैंडल करनी पड़ने वाली है। अगले दिन काय फिर से डंजन लौटता है और काफी टाइम बाद पहली बार स्लाइम से सामना करता है। वो अपने ट्रस्टी पेस्टिसाइड स्प्रे से कुछ स्लाइम्स गिरा देता है और उनके कोर्स इकट्ठा करने लगता है ताकि सिल और ल्यूक को मना सके, क्योंकि कल उन्हें इग्नोर करने की वजह से दोनों उससे काफी नाराज थीं। काय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कल उसे स्कूल टूर पर जाना पड़ा था, लेकिन ल्यूक तो ये तक नहीं जानती कि स्कूल होता क्या है। सिल उसकी सिचुएशन समझ जाती है, मगर फिर भी अपसेट रहती है कि उसी की वजह से उसने उन दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। काय जैसे ही आज एक्स्ट्रा मैना कोर्स देने का प्रॉमिस करता है, तभी उसकी नजर अचानक एक कोने के पीछे चमकती हुई चीज पर जाती है। वो पास जाकर देखता है और पता चलता है कि एक बार फिर रेयर शाइनी स्लाइम है। वो तुरंत सिल और ल्यूक से कहता है कि इसे गिरा दो, लेकिन दोनों आपस में गुस्से में बार्गेन करने लगती हैं कि इस बार काय उन्हें कितने मैना कोर्स देने वाला है। और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो जल्दी एक्शन ले तो वो एक एक करके नहीं बल्कि सीधे 10 मैना कोर्स देगा, ताकि स्लाइम भागने से पहले खत्म हो जाए। 10 कोर्स सुनते ही ल्यूक पलटती है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस स्लाइम पर फायर ब्लास्ट दाग देती है, सीधे इंस्टेंट किल। उसके बाद काय दोनों लड़कियों को उनके मैजिक कोर्स देता है और आखिरकार वो उसे माफ कर देती है। अब काय उस रेयर स्लाइम के ड्रॉप को चेक करता है और उसे एक पेयर ऑफ ग्लव्स मिलता है, जिनका नाम है फोर्स ग्लव्स, जो मैना कंज्यूम करके इनविजिबल फोर्स छोड़ते हैं। काय ट्राई करता है समझने की कि एक्चुअली करते क्या है, मगर हवा में छोड़ने पर कुछ दिखता ही नहीं। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो फोर्स को पानी की तरफ शूट करता है और तभी रिपल बनती है। ये अटैक के लिए अभी खास स्ट्रांग नहीं है, मगर काय उसे अपने मैजिक ब्लेड के साथ कंबाइन करके पानी को 2 हिस्सों में काट देता है। उसी समय एरी और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत कल के स्कूल टूर की बातें शुरू हो जाती है। काय एरी से कहता है कि वो उसी कॉलेज में जाना चाहता है, बस उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। एरी तुरंत ऑफर करती है कि वो उसे पर्सनली ट्यूटर कर सकती है। काय पूछता है कि क्या वो कात्सु को भी इनवाइट कर सकता है। कात्सु का नाम सुनते ही तीनों लड़कियां थोड़ा चौंक जाती हैं और मिकू और हिकारी भी बोल देती है कि वो भी लेसन्स ज्वाइन करेंगी।
सिल और ल्यूक को ये देखकर जेलसी होने लगती है कि उनके मास्टर के और करीब आ रही हैं, और काई ये नोटिस करते ही उन्हें और मैना कोर्स देने का ऑफर कर देता है मूड ठीक करने के लिए। इसके बाद सब मिलकर डंजन के 9th फ्लोर में उतरते हैं। सिल तुरंत वार्न करती है कि अंदर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। एरी और बाकी लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं और काई चेक करके समझ जाता है कि रूट कोई भी हो, मॉन्स्टर अवॉइड नहीं किया जा सकता। ल्यूक कामली बोलती है कि अगर हालात बिगड़े तो वो खुद सब संभाल लेगी, और एरी कहती है कि वर्स्ट केस में रिट्रीट किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक भयानक क्रीचर आता है, 2 सिर और टेल की जगह एक जायंट स्नेक। ल्यूक तक शॉक्ड हो जाती है जब वो पहचानती है कि ये ऑर्थ्रॉस है। काय और भी घबरा जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर तो डीपर फ्लोस का होता है। ल्यूक श्योर नहीं होती कि वो इसे हरा पाएगी, इसलिए काय रिट्रीट का सुझाव देता है और एरी भी अग्री कर लेती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, मॉन्स्टर उन्हें देख चुका होता है और सीधा चार्ज करता है। काय सिल से बैरियर लगाने को कहता है। एरी और मीकू मैजिक गन्स निकालती हैं और हिकारी अर्थ मैजिक से उसे इमोबिलाइज करने की कोशिश करती है। काय के इशारे पर ल्यूक फायर अटैक करती है मगर बेअसर, और थ्रॉस फिर फायर ब्रेथ छोड़ता है। सिल की बैरियर उन्हें बचा लेती है मगर हीट अनबेरेबल हो जाती है। ल्यूक वीकनिंग स्पेल डालती है, मीकू अपने पेट से हमला करवाती है, फिर भी डैमेज कम पड़ता है। काय मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि ल्यूक उसके वीक स्पॉट पर हिट कर सके। वो उसे ल्योर करता है और ल्यूक उसके सॉफ्ट बेली पर फायर ब्लास्ट मार देती है। फिर काय सिल और ल्यूक को दोनों को टुगेदर अटैक करने को कहता है। सिल लाइटनिंग स्पीयर लेकर चार्ज करती है, ल्यूक लगातार फायर बरसाती रहती है। बाकी लड़कियां मैजिक गन से शूट करती है। मॉन्स्टर दोबारा फायर ब्रेथ लेने वाला होता है, लेकिन काय इनविजिबल स्लैश भेजकर उसे रोक देता है और वाटर बॉल से दूसरे सिर का रास्ता ब्लॉक कर देता है। सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, कंटिन्यूस डैमेज, और आखिर में काय फिनिशिंग ब्लो देता है। मॉन्स्टर डिसॉल्व हो जाता है। सब विक्ट्री पर खुश हो जाते हैं मगर मीको और हिकारी पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी होती हैं, इसलिए ब्रेक लेने बैठ जाती हैं। काय सिल और ल्यूक को रिवॉर्ड में मैना कोर्स देता है, लेकिन ल्यूक अभी भी अनईजी रहती है कि ऐसा मॉन्स्टर यहाँ कैसे था। तभी सिल को एक और टेरिफाइंग प्रेजेंस फील होती है। अंधेरी सुरंग से फुटस्टेप्स गूंजने लगते हैं और एक आवाज आती है, एक मामूली डॉग वो काम नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए था। वो बाहर निकलता है। हॉर्न्स और पॉइंटेड ईयर्स देखकर काय समझ जाता है ये डेमन है, और ल्यूक तुरंत कंफर्म कर देती है। सब घबरा जाते हैं कि सरफेस के इतने पास डेमन कैसे आ गया। ल्यूक कहती है कि ये ओपोनेंट बहुत टफ होगा। डेमन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि भागना बेकार है, वो सबको यहीं मार देगा। वो डार्क लाइटनिंग फेंकता है मगर सिल समय पर बैरियर खड़ी कर देती है। डेमन इंप्रेस हो जाता है और स्वॉर्ड निकालकर अटैक करता है। उसकी स्पीड इतनी इंसेन होती है कि आंख से ट्रैक करना मुश्किल। काय सिल को बैरियर बनाए रखने को कहता है। बाकी सब उस पर हमला करते हैं लेकिन 0 डैमेज। ल्यूक सजेस्ट करती है कि सिल अटैक करे क्योंकि उसका टाइप एडवांटेज है, मगर काय डर जाता है कि इससे बाकी लोग अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। एरी उसे भरोसा दिलाती है कि वो संभाल लेंगी। काय सिल और ल्यूक को टुगेदर स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है, फिर भी असर नहीं पड़ता। डेमन सीधा काय पर चार्ज करता है। एरी लास्ट मोमेंट पर उसे बचा लेती है मगर खुद डार्क पावर से उड़ जाती है। डेमन फिर काय पर टूट पड़ता है। काय अपनी ब्लेड की स्पेशल एबिलिटी से डेमन की तलवार तोड़ देता है, जिससे वो और भड़क जाता है और मुक्कों से हमला करने लगता है। आइस शील्ड के बावजूद काय पीछे उछल जाता है। लड़कियां उसे कवर देती हैं जिससे वो पोशन पीकर स्टैमिना रिकवर कर सके। मीकू हाल पूछने आती है। काय कहता है कि वो ठीक है और उसके पास प्लान भी है। वो मीकू से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने को कहता है। मौका मिलते ही पीछे से डेमन पर वार करता है, फ्लैश तक चीर देता है। डेमन घुटनों पर गिर जाता है मगर खुद को हील करके फिर काय को उड़ा देता है। मीकू और हिकारी उसे उठाने जाती हैं लेकिन डेमन उन पर टूट पड़ता है। एरी बचाने दौड़ती है मगर देर हो जाती है। एक ही स्ट्राइक सबको गिरा देता है। वो मीकू के सर्वेंट को दूर फेंक देता है, फिर सिल का स्पीयर पकड़कर उसे भी उछाल देता है। अब काय सच में घबरा जाता है। ल्यूक उससे कहती है कि वो सबको लेकर भाग जाए, वो अकेले डेमन को रोकने की कोशिश करेगी। वो ब्रूट स्ट्रेंथ से लड़ती है मगर पीछे धकेल दी जाती है और काय डेस्परेटली सोचता रहता है कि कैसे इस एनिमी को हराकर सबको बचाया जाए। डीमन लूक काय की तरफ धकेल देता है और तभी काय को एक ऐसी स्किल दिखती है जिसे लूक अब तक छुपाए हुए थी। इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए समनर की एचपी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ताकि उसके सारे स्टैट्स बूस्ट हो जाए। काय बिना हेजिटेट किए लूक से कहता है कि वो इसे यूज करे। लूक वार्न करती है कि इस स्किल को चलाने के लिए उसे लगातार उसकी एचपी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी और वो मर भी सकता है। काय शांत आवाज में कहता है कि उसे उस पर भरोसा है, और बस यही सुनते ही लूक अपनी हिडन स्किल एक्टिवेट कर देती है। काय की एचपी तेजी से गिरने लगती है जबकि लूक की शक्ति एक्सप्लोड हो जाती है। उसका शरीर बदलने लगता है और वो अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो काय से कहती है कि अभी वो अपने पीक पर नहीं है मगर डीमन को जल्दी खत्म करने के लिए ये काफी है। डीमन हैरान होकर पूछता है कि वो आखिर है कौन। लूक गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वो उसकी एरोगेंस से ऑलरेडी तंग आ चुकी है। डीमन उस पर डार्क अटैक करता है मगर कोई असर नहीं होता। अब उसके चेहरे पर साफ पैनिक दिखने लगती है। वो फिर पूछता है कि आखिर वो है कौन। लूक कामली बताती है कि वो एक डीमन विस्कॉन्ट है। ये सुनते ही डीमन लिटरली कांप जाता है क्योंकि उसका रैंक उससे कहीं ऊपर होता है। लूक फिर एक ऐसी डेविस्टेटिंग अटैक करती है जो देवताओं तक को खत्म कर सकती है और डीमन वहीं वेपराइज हो जाता है।
काय उसकी ताकत देखकर स्टन रह जाता है, मगर उसकी अपनी हालत खराब हो चुकी होती है। इसीलिए वो लूक से कहता है कि वो स्किल कैंसिल करके वापस नॉर्मल हो जाए। लोग मना कर देती है जब तक वो उसकी अडल्ट फॉर्म की तारीफ ना कर दे। काई वीक हालत में ही उसकी प्रेज करता है और उसी बीच बेहोश हो जाता है। वो स्किल तभी कैंसिल करती है जब काय प्रॉमिस करता है कि आगे से वो उसके साथ ज्यादा नाइसली बिहेव करेगा। काई राहत की सांस लेता है कि वो अभी भी जिंदा है। सब फाइनली रिलैक्स करते हैं और काई नोटिस करता है कि उसका लेवल अप हो गया है, उसकी एचपी बढ़ गई है और उसे एक नया स्किल भी मिला है जो पेन टॉलरेंस बढ़ाता है। बाकी लड़कियां भी डीमन फाइट के बाद लेवल अप कर चुकी होती हैं और सब खुश होते हैं कि कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। काई लूट चेक करने जाता है। उसे मॉन्स्टर का एक मैसिव मोनोकोर मिलता है और साथ में एक सर्वेंट कार्ड भी। वो एरी और बाकी लोगों से पूछता है कि सर्वेंट कार्ड का क्या करें। सब डिसाइड करते हैं कि काई ही रखे क्योंकि डीमन उसी और लूक ने हराया था। काई सोचता है कि उसके पास ऑलरेडी एक डीमन है, दूसरा रखना पॉइंटलेस होगा, लेकिन लूक नाराज हो जाती है कि वो उसी किसी लो रैंक पेजेंट डीमन से कंपेयर कर रहा है। वो कहती है कि कार्ड तुरंत बेच दे, मगर काय को लगता है कि ये वेस्ट होगा, इसलिए वो डीमन समन करने का फैसला करता है। एक वायलेंट डार्क स्टॉर्म के बाद नया डीमन प्रकट होता है, एक लड़के के रूप में, और खुद को नाइट बेल बताते हुए अपने नए मास्टर के लिए लॉयल्टी स्वेयर करता है। काय डिसअपॉइंटेड होकर बोल देता है कि काश उसने कार्ड बेच दिया होता, जिससे बेचारे बेल का दिल टूट जाता है। फिर भी काय उसे अपना सर्वेंट रख लेता है। अगले दिन वो मॉन्स्टर कोर बेचने गिर जाता है। हिट्सा शॉक्ड हो जाती है कि उन्होंने 9th फ्लोर पर ऑर्थरोस से फाइट की थी और तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने का फैसला करती है। मॉन्स्टर कोर 24 मिलियन येन में बिकता है। सब सोचते हैं कि काई पूरा पैसा रखे, मगर वो इंसिस्ट करता है कि सब में इक्वली स्प्लिट हो। हिट्सा मान जाती है और काई को बताती है कि स्प्लिट के बाद भी उसके पास इतना पैसा है कि उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये सुनकर काई कंप्लीटली बैफल्ड रह जाता है। थोड़ी देर बाद काई डंजन जाकर बेल से अपनी एबिलिटीज दिखाने को कहता है। बेल नर्वस होकर वेपन मांगता है क्योंकि वो नाइट है और सोर्ड से फाइट करता है। काई पूछता है कि वो सोर्ड साथ नहीं लाया। लूक याद दिलाती है कि उसकी तलवार पहले ही टूट चुकी है। काई बैग खंगालकर उसे अपना पुराना टंगस्टन स्टाफ देने की सोचता है, मगर बेल फिर भी सोर्ड चाहता है। सिल और लूक उसे डांटती हैं कि वो अनग्रेटफुल हो रहा है और आखिर बेल स्टाफ एक्सेप्ट कर लेता है। वो गॉब्लिन से क्लोज कॉम्बैट में लड़कर अपनी स्किल दिखाता है और काय रियलाइज करता है कि बेल उससे स्ट्रॉन्गर है। एरी भी इंप्रेस हो जाती है, मगर लूक बेल को चढ़ाती है कि वो पहले से स्लो हो गया है। बेल घबराकर बताता है कि उसका लेवल रीसेट होकर 1 हो गया है और फिर अचानक रोने लगता है। काई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने पास रहने दे। वो कहता है कि वो प्रिंसेस सिल और प्रिंसेस लूक की भी सेवा करना चाहता है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। वो एडमिट करता है कि अभी वो वीक है, मगर प्रॉमिस करता है कि प्रोटेक्ट करेगा और स्ट्रॉन्गर बनेगा। काय उसे रियश्योर करता है कि अभी भी वो काफी हेल्पफुल है और सब उस पर भरोसा करेंगे। फिर काय बेल की स्किल डार्क क्योर टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए वो गॉब्लिन से लड़कर खुद को थका देता है। बेल डार्क क्योर कास्ट करता है, मगर एचपी बस थोड़ा सा रिकवर होती है। एक्सप्लेन करता है कि ये स्किल इंजरीज के लिए होती है और नॉर्मली बस इतना हील करती है कि टारगेट मरने से बच जाए। काय डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो लूक की डिवॉरिंग स्किल के साथ इसे कंबाइन करने की सोच रहा था ताकि उसकी एचपी लंबे समय तक चले। लूक कहती है कि अभी ट्राई कर लेते हैं, मगर काय घबरा जाता है कि उसके पास ऑलरेडी कम एचपी है। वो पीछे हटता है, तभी पत्थर से ठोकर खाकर हाथ चोट कर बैठता है। बेल तुरंत डार्क क्योर इस्तेमाल करता है और इंजरी सेकंड्स में ठीक हो जाती है। काय अमेज्ड होकर कहता है कि अब वो हीलिंग पोशंस पर बहुत पैसा बचा सकता है। इसके बाद एक गोलेम आता है और एरी वगैरह अपनी न्यू स्किल्स दिखाने का फैसला करती है। हिकारी आइस मैजिक से उसे फ्रीज करती है और फिर एरी एक सिंगल स्लैश में आइस और गोलम दोनों काट देती है। काय तारीफ करता है और एरी बताती है कि स्किल पावरफुल है, मगर माना बहुत कंज्यूम करती है। फिर स्टोन गोलम्स आते हैं। अब मिक्यू की बारी होती है। वो इल्यूजन से फूलों की पंखुड़ियां उड़ाकर डिस्ट्रैक्ट करती है और स्नैच को कमांड देती है। स्नैच हेजहॉग में बदलकर नीडल्स की बारिश कर देता है और सब खत्म। इसके बाद सिल कुछ और मॉन्स्टर्स सेंस करती है। काय उससे न्यू स्किल यूज करने को कहता है। वो अचानक गाना शुरू करती है और उसके साथ एक जाइंट एंजेलिक वर्जन प्रकट हो जाता है जो सबको कवर करता है और फिर गायब हो जाता है। काय को महसूस होता है कि उसकी पावर बढ़ गई है और मॉन्स्टर्स की मूवमेंट स्लो लगने लगती है। वो आसानी से एक मॉन्स्टर गिरा देता है। बेल भी दूसरा खत्म कर देता है। लूक आखिरी पर फायर ब्लास्ट मारती है और नोटिस करती है कि उसका स्पेल भी स्ट्रॉन्गर हो गया है। वो काय से कहती है कि भले ही ये डिवाउरिंग स्किल जितना इंसेन नहीं था, मगर सिल के सॉन्ग से लेवल ग्रोथ साफ महसूस हुई। काय खुश हो जाता है कि ये बफ बाकी सर्वेंट्स पर भी काम करता है और बेल से फीडबैक पूछता है। बेल कहता है कि उसे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा और मिक्यू सोचती है कि शायद इस स्किल का इफेक्ट आपसी ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। बेल ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, मगर एरी और बाकी लोग उसे कंसोल करते हैं, बोलते हैं कि ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है और वो आराम से आगे बढ़ सकता है। बेल भावुक होकर प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और ये भी कहता है कि अगर उसे एक प्रॉपर स्वॉर्ड मिल जाए तो वो और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। काई ये बात सीरियसली लेने लगता है
और बिना देर किए डंजन के अंदर वाले शॉप की तरफ भागता है और एक नई तलवार खरीद लाता है। वो स्वॉर्ड बेल को देता है और बेल इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। काई घबरा कर पूछता है कि क्या उसे स्वॉर्ड पसंद नहीं आई। बेल जल्दी से बोलता है कि नहीं नहीं, उसे बहुत पसंद है, बस इसलिए रो पड़ा क्योंकि ये उसके मास्टर की दी हुई पहली तलवार है। वो स्वॉर्ड हाथ में लेकर डिसाइड करता है कि सबको दिखाएगा कि असली हथियार के साथ वो क्या कर सकता है। वो अकेले 3 मॉन्स्टर्स के सामने जाता है और चार्जिंग करते हुए सबको इजीली गिरा देता है। सब स्टन रह जाते हैं। जब बेल माना कोर्स काई को देता है, काई बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स ने तो उसे जेन्युइनली इंप्रेस कर दिया। काई उससे खुद भी तलवार चलाना सीखना चाहता है और डीमन नाइट तुरंत ट्रेनिंग शुरू करने को तैयार हो जाता है। ये सुनते ही काई के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो बोल देता है कि आज उसे जल्दी घर जाना है। सिल और ल्यूक उससे चिपक जाती हैं और रीजन पूछती हैं। तभी एरी एक्सप्लेन करती है कि कल सुबह उसके घर पर स्टडी सेशन है। अब सिल और ल्यूक दोनों जेलस हो जाती हैं। काई उनसे सॉरी बोलता है, फिर बेल से कहता है कि स्वॉर्ड ट्रेनिंग संडे से शुरू करेंगे। अगली सुबह काई, कत्सू, शिंजी और हियादो एरी के घर पढ़ने जाते हैं और उसकी विशाल हवेली के सामने लगे ट्रेडिशनल गेट को देखकर सब स्पीचलेस हो जाते हैं। उसी वक्त मिकी और हिकारी लिमो में आते हैं और गेट खुलवाते हैं। गेट खुलते ही अंदर एक पूरा जंगल दिखाई देता है और काई सोचता है घर है कहाँ। अचानक लड़कियां एक मिनी वैन में बैठ जाती हैं जो उन्हें अंदर ले जाती है और लड़कों को पैदल चलने को कहा जाता है। लड़कियां जल्दी पहुंच जाती हैं और कत्सू नेचुरल सीनरी की तारीफ करती है। एरी बताती है कि उसका घर जनरेशन से मार्शल आर्ट्स डोजो रहा है और ऐसा बनाया गया है कि यहाँ रहने वाले लोग फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस पा सके। कुछ देर बाद काई, शिंजी और हियादो वहां पहुंचते हैं पूरी तरह थके हुए। एरी हंसते हुए बोलती है कि चलो अब स्टडी सेशन शुरू करते हैं। वो उन्हें डोजो में ले जाती है जिसे लिविंग रूम में कन्वर्ट किया गया है। लड़कियां आराम से बैठ जाती हैं और लड़के जल्दी जल्दी उनके पास जगह पकड़ने की कोशिश करते हैं। काई सबसे लास्ट में बचता है और कत्सू के पास सीट नहीं मिलती। मजबूरी में उसे एरी के बगल में बैठना पड़ता है, जिससे कत्सू थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। पढ़ाई शुरू होती है, मगर शिंजी और हियादो इस मौके पर मिकी और हिकारी से फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर हेल्प चाहिए तो पूछ लेना। हिकारी थैंक्स बोलती है, मगर कहती है कि वो कत्सू से ही पूछेगी। काई बोल देता है कि वो सेफ हैंड्स में है। कत्सू स्मार्ट है, काइंड है और दूसरों का ख्याल रखना जानती है। उसके दोस्त तुरंत उसकी मिमिक्री करने लगते हैं। कत्सू क्यूट भी है, वगैरह वगैरह। काई फ्लस्टर हो जाता है और अनइंटेंशनली एरी और बाकी लड़कियां भी थोड़ी जेलस हो जाती हैं, जिससे पढ़ाई में फोकस टूट जाता है। एरी सजेस्ट करती है कि चलो वाटरफॉल के पास चलते हैं माइंड क्लियर करने के लिए। सब अग्री कर लेते हैं। शिंजी और हियादो भी फोमो में साथ चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो ठंडे पानी के पास पहुंचते हैं, लड़कों को अपनी गलती समझ आ जाती है। एरी और बाकी लड़कियां आराम से वाटरफॉल के नीचे खड़ी रहती हैं काफी देर तक। जब वो बाहर आती हैं, काई कत्सू से पूछता है कि वो ठीक है ना। फिर उसकी नजर उस पर अटक जाती है। भीगे बाल, चमकता चेहरा, और वो बस देखता रह जाता है। फिर लड़कों की बारी आती है। उन्हें और भी ज्यादा वायलेंट वाटरफॉल के नीचे भेजा जाता है। रात तक उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि जो पढ़ा था सब भूल जाते हैं। उधर लड़कियां खुश लग रही होती हैं और कत्सू के साथ उनकी बॉन्डिंग भी और स्ट्रांग हो जाती है। अगले दिन जब सिल और ल्यूक को पता चलता है कि काई ने पढ़ाई नहीं की और ज्यादातर वक्त वाटरफॉल के नीचे बिताया, वो उसे अक्यूज करती हैं कि वो अकेले मजे कर रहा था। काई एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो टॉर्चर था, मगर हिकारी उल्टा बोल देती है कि वो मजेदार था, जिससे सिल और ल्यूक और जेलस हो जाती है। फिर सब डंजन की तरफ मार्च करते हैं। टारगेट होता है 10th फ्लोर क्लियर करना। मिक्यू हिकारी से कहती है कि खुद को ज्यादा पुश मत कर, क्योंकि वो कुछ टाइम से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। हिकारी मुस्कुराकर बोलती है कि वो मजे कर रही है और रुकना नहीं चाहती। तभी सिल मॉन्स्टर सेंस करती है और काई उससे गाना गाने को कहता है ताकि सबके स्टैट्स बफ हो। जैसे ही सिल गाना शुरू करती है, पूरी पार्टी को पावर बूस्ट मिल जाता है। हिकारी आइस मैजिक से मॉन्स्टर्स को ट्रैप कर देती है। काई बेल को लिजर्डमैन संभालने को बोलता है और वो खुद और एरी एक एक और गिराते हैं। फिर 2 और ऑर्क्स आते हैं। मिक्यू पेटल डांस से कंफ्यूज करती है और स्नैच और एरी उन्हें खत्म कर देते हैं। सब सिल की नई स्किल से इंप्रेस्ड होते हैं, मगर ल्यूक को बुरा लग रहा होता है कि उसे आज कुछ करने ही नहीं मिला। काई उसे मनाने के लिए माना कोर्स देता है, मगर वो सल्क करती रहती है। हिकारी सबको खुश देखकर मुस्कुराती है और विश करती है कि ये डेज हमेशा ऐसे ही रहें। जैसे ही वो 10th फ्लोर पर पहुंचते हैं, हिकारी आगे बढ़ जाती है पूरी एनर्जी के साथ। तभी अचानक उसकी छाती में तेज दर्द होता है और वो खून खांसते हुए गिर जाती है। सब पैनिक में आ जाते हैं। मिक्यू भागकर उसके पास जाती है। वो बेहोश हो चुकी होती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिक्यू उसका हाथ पकड़े रहती है, जबकि एरी बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि डेंजर नहीं है, बस रेस्ट चाहिए और उसे सेडेट किया गया है, इसलिए आज नहीं उठेगी। फिर भी मिक्यू बोलती है कि वो उसके पास ही रहेगी। काई कहता है कि उनके पास हाई क्वालिटी पोशंस हैं, मगर मिक्यू गुस्से में बोलती है कि पोशन सिर्फ वुंड्स हील करते हैं, इलनेस नहीं। एरी और काई पूछते हैं कि क्या उसे हिकारी की बीमारी के बारे में कुछ पता है। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो सबको थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी का इतना ख्याल रखा और बताते हैं कि इनसे मिलने के बाद वो पहले से ज्यादा चीयरफुल रहने लगी थी। यह सुनकर मिक्यू गिल्ट से भर जाती है और वहां से भाग जाती है। काई और एरी उसके पीछे जाते हैं और उसे रूफ टॉप पर उदास बैठा पाते हैं। वहां वो बताना शुरू करती है कि 2 साल पहले उसकी मुलाकात